हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का अगला जो सीरीज है वो चालू होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो वाला सेक्शन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों जगह पे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आईटीजी एडवांस और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है ना। सॉल्यूशन निकालना अगर नहीं आता है आपका तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस बार सीबीएसई ने तो इसको हटा दिया था इस पार्ट को सिलेबस से, बट क्यों हटाया उनका सोच किसी को भी समझ नहीं आता है, ठीक है। चलो खैर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्या करो कि प्रॉपर्ली चैप्टर को समझो, एक एक चीज जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ और ध्यान से आप समझते जाओ एक एक चीज को, ठीक है। तो काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है और डिटेल में जाने वाला चैप्टर है ना। डीप में जितना ज्यादा टॉपिक नहीं है, वेरिएशन नहीं है, थियरी इतना सही है, ठीक है, बट क्वेश्चन का वैरायटी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं और वो हम बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। तो पहले थियरी पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डिफाइन किया, देखो किस तरीके से लिखा गया। नोट्स प्रॉपर्ली बना लेना कॉपी में, ठीक है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। जैसे ये एक एग्जांपल है आपके पास, cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अननोन एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस भी एंगल में इन्वॉल्व है तो उसी को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन। आइडेंटिटीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, अननोन एंगल का सारे वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बट इक्वेशन जो है वो अननोन एंगल जो है उसका सारे वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होगा, कुछ फाइनाइट वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। जैसे आपका यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सैटिस्फाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल, व्हेयरएज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज सैटिस्फाइड फॉर सम वैल्यूज, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच का बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है सॉल्यूशन और रूट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। Now there is a basic difference between solution and root, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है सर कि x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू 2 दो बार आएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड रूट होगा, दिस इज रिपीटेड रूट कंसेप्ट, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन था, इसका 3 सॉल्यूशन आने वाला था अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो 3 ही रूट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो 3 रूट अगर मिल रहा है, इन तीनों रूट को क्या हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं? नहीं, सॉल्यूशन हमेशा डिस्टिंक्ट होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन 2 और 3 होगा सिर्फ, बट नंबर ऑफ रूट्स जो है वो तीनों के तीनों हो सकते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है? चलिए आगे अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप देखो, द वैल्यू ऑफ एन अननोन एंगल विच सैटिस्फाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन एंड रूट ऑफ द इक्वेशन। बेसिक चीज, सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। जनरल सॉल्यूशन, आप जानते हो मैं हमेशा आपको बोलता आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का इनफिनिट सॉल्यूशन होता है, इनफिनिट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो उस इक्वेशन में इन्वॉल्व होता है वो सबके सब पीरियडिक फंक्शंस होते हैं। दैट इज वो सर्टेन इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करना चालू कर देगा, और रिपीटिशन अगर चल रहा है तो वो खत्म कभी भी नहीं होगा, दैट इज इंफिनिटी तक वो चलता जाएगा और इनफिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उसी इनफिनिट सॉल्यूशंस को एक ही फॉर्मेट में, एक ही एक्सप्रेशन से अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो यूजिंग सम आर्बिट्ररी वेरिएबल, ठीक है, सपोज के एन पी अल्फा कुछ भी हो, ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन में बेसिकली हम जनरली एन के फॉर्मेट में ही लिखते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप के फॉर्मेट में लिख सकते हो, कोई पी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस टाइप का, इस टाइप का, ये जो 4n+1 π/2, ये जो यहाँ पे मैंने n का वैल्यू इंटीजर बोल दिया, तो इंटीजर का सेट में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स है ना, इनफाइनाइट इंटीजर्स है ना। तो ये सारे के सारे अगर इंटीजर पुट करता गया तो यहाँ पे थीटा का भी मेरे को इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो ये इनफाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा को एक साथ किसी जनरल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करने का नाम ही है आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो निकालेंगे कैसे, सब कुछ समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, दैट इज उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वो सॉल्यूशंस जो 0 से 2 पाई इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। जहां पे 0 पे क्लोज लिया, 2 पाई पे क्लोज नहीं लिया, किसी किसी बुक में 2 पाई में भी क्लोज दे देता है,
है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी किसी बुक में 2 पाई में भी क्लोज रहता है, ठीक है। तो जनरली आप 2 पाई में क्लोज छोड़ दो, क्योंकि 2 पाई का मतलब ही तो है 0, है ना। तो 0 पे जो चीज आएगा 2 पाई पे वही आएगा, 4 पाई में भी वही आएगा, तो और इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। तो 0 से 2 पाई के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 2 पाई, आप समझ रखो कि जो भी सॉल्यूशंस आएगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वही हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, जो भी कोई गिवन इंटरवल में मान लो आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन वैरी करता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला जाएगा कि किसी गिवन इंटरवल में निकालो, इस पर्टिकुलर इंटरवल में सॉल्यूशन निकालो, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरह ट्रीट होता है। बेसिकली यही 2 मुद्दे का चीज होता है, जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है और जनरल सॉल्यूशन का ही एक पार्ट होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, तो अभी हमारे पास 4 कैटेगरी की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मिल सकते हैं, बस यही 4 कैटेगरी। बाकी जो भी कैटेगरी मिलेगा उनको हम ट्रांसफॉर्म करके इन चारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है उसका फॉर्मूला मैंने सारे चार्ट वगैरह आपको लिख दिया सब कुछ, ठीक है। बट अभी मैं एक एक करके सबको प्रूव करता जाऊंगा, समझ आ रहा है मेरे बात, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यही है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पार्ट 3 यही है और कुछ नहीं है। ये समझ में आ गया तो हो गया काम, और बस टेक्निक्स को डेवलप करना है, समझ आ रहा है ना, और ज्यादा कोई काम नहीं, टेक्निक डेवलप करोगे हो जाएगा अपना। ये पॉज करके आप नोट कर लेना। अभी अब ध्यान से देखो, ठीक है। टाइप 1 में मैंने क्या लिखा, टाइप 1 में मैंने लिखा sin थीटा 0 cos थीटा 0 tan थीटा 0, फिर sin थीटा 1 sin थीटा आप ऐसे लिख दो, इसको कैटेगरी 1 मान लो, इसको कैटेगरी 2 मान लो और इसको कैटेगरी 3 मान लो, ठीक। फिर sin थीटा 1 sin थीटा -1, फिर cos थीटा 1 cos थीटा -1। देखो दोस्त, ये सब जो सॉल्यूशन है ना, ये हम बेसिकली ग्राफ से ऑब्जर्व करके लिखे हैं, समझ में आ रहा है ना। ये सारे के सारे सॉल्यूशन जो है बेसिकली अपन लोग ग्राफ से ऑब्जर्व करते हैं, समझ आ रहा है ना। तो आप बोलोगे सर ग्राफ से कैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जरा सिखा के दो ना। वही मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। sin थीटा का ग्राफ बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो, ये बना ली मैंने sin थीटा का ग्राफ, समझ आ रहा है मेरी बात। दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू f ऑफ x दैट इज sin x, ठीक है। तो इसको मैं f थीटा बोल देता हूं, जो कि है sin थीटा। तो इनपुट हमेशा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा, अभी ध्यान से देखो, ये जो वैल्यूज है मैक्सिमम वैल्यूज, ये वैल्यूज जो है ये क्या है 1 है, और ये जो मिनिमम वैल्यूज है वो -1 है। तो ये सारी जगह पे sin थीटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा वैल्यूज है, आप जानते हो कि इस ग्राफ में जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो रेडियन वैल्यूज होगा। तो कौन सा वैल्यू होगा, रेडियन वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है एंगल मेजरमेंट का, ठीक है। तो अभी अगर मैं बोलता हूं कि सर sin थीटा इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या है, आप बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि sin थीटा इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन मतलब कि sin थीटा का ग्राफ 0 को किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो देख लो। तो सिंपल सा चीज देख लो, ये देखो 0 मतलब कौन सा, sin थीटा का ग्राफ 0 वाले ग्राफ को कौन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देख लो। 0 वाला ग्राफ कौन है, यही x एक्सिस जो है वही तो है ना, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू sin थीटा इज दिस। समझ में आ रहा है। तो sin थीटा इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन मतलब क्या, sin थीटा का ग्राफ बनाओ, 0 का ग्राफ तो x एक्सिस खुद बना हुआ है, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो कहां पे आ रहा है, ठीक है। कहां पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है। फिर कहां पे आ रहा है, ये वैल्यू कौन है, पाई है। फिर 2 पाई पे आ रहा है, फिर 3 पाई पे आ रहा है, फिर माइनस पाई पे आ रहा है, फिर -2 पाई पे आ रहा है, ये सारे वैल्यूज पे आ रहे हैं। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई मतलब क्या, 0 को भी तो मैं 0 इंटू पाई लिख सकता हूँ, पाई को 1 इंटू पाई, माइनस पाई को -1 इंटू पाई, 2 पाई को 2 इंटू पाई, -2 पाई को -2 इंटू पाई। तो यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर्स आपको नजर आ रहा है ना, और यहाँ पे सबके सब सेम है, कांस्टेंट। तो ये सारे इंटीजर्स को हटा करके मैंने एक जनरल इंटीजर लगा दिया n, इंटू साथ में पाई रहेगा क्योंकि सब जगह पे पाई दिख रहा है, और मैंने ये कमेंट कर दिया कि वेयर n इज एनी इंटीजर। तो n अगर कोई भी इंटीजर होता है तो n एट ए टाइम तो कोई भी फिक्स इंटीजर आएगा, बट वो वेरी करता जाएगा, अपने आप को चेंज करता जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज ये एंड सो ऑन कंटिन्यू होता जाएगा अप टू कहां तक किसी को नहीं पता। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस पूरा सॉल्यूशन सेट को मैं एक सिंगल एक्सप्रेशन से अगर कन्वर्ट करने का प्रयास करूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा इसको n पाई। तो वही चीज लिखा गया, sin थीटा इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर।
चलो अभी देखो साइन थीटा का वैल्यू 1 कहां पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, दैट इज पाई बाई 2। फिर इस जगह पे हो रहा है, दैट इज 5 पाई बाई 2। फिर इस जगह पे हो रहा है, दैट इज -3 पाई बाई 2। तो कौन कौन सा वैल्यू इस पे हो रहा है, डॉट 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 चलता आया, -3 पाई बाई 2, फिर कौन आया पाई बाई 2, फिर कौन आया 5 पाई बाई 2, डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, एक एपी सीरीज है ना, तो इसका जनरल टर्म लिखो ना, लिखना आता है ना एपी सीरीज का। कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना कॉमन डिफरेंस, तो जनरल टर्म लिखो ना एपी सीरीज का, क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, यहाँ पे तो कोई फर्स्ट टर्म डिफाइंड ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, फर्स्ट टर्म डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है ना, बट फिर भी आप एपी वाले सीक्वेंस से लिख सकते हो ना। इसको अगर मैं फर्स्ट टर्म लिख देता हूं तो क्या होगा, पाई बाई 2 तो कॉमन चला जाएगा सब में से, और बेसिकली जो बन रहा है वो -3 1 5 9 इस तरीके से बन रहा है। तो फर्स्ट टर्म अगर मैं इसको मानता हूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 4, तो कितना आ गया 4n माइनस 3 आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर कोई फर्स्ट टर्म 5 को मान लेता है तो वो क्या लिखेगा, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 4n प्लस 1 आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा गया है sin थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2, where n is integer। क्योंकि 4n प्लस 1 पाई बाई 2 जो लिखा गया है एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन इटसेल्फ ये सारे वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बोलोगे तो सर आप किसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करोगे, 1 को कंसीडर करने से तो 4n माइनस 3 आया, अगर मैं यहाँ पे 4n माइनस 3 लिख देता हूँ तो गलत है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, पूरा सही है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन किसी भी दो स्टूडेंट का सेम आता ही नहीं। अगर दोनों बच्चा रट के जाता है दोनों सवाल को आंसर वगैरह, तब जाकर के सेम आ सकता है, अदरवाइज दोनों का अलग अलग आ ही सकता है, जो समझ के करता है चीजों को। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, अलग अलग आ सकता है, आपका आंसर मेरे आंसर के साथ कभी मैच हो भी नहीं सकता। बट अगर आप n का वैल्यू पुट करके एक एक करके आंसर निकालना शुरू कर दिए, और मैंने अगर मेरा एक्सप्रेशन में n का वैल्यू पुट करके मेरा आया 4n माइनस 3, आपका आया 4n प्लस 1, कोई आकर के 1 को -3 को फर्स्ट टर्म पकड़ लेगा तो उसका अलग सा एक्सप्रेशन आएगा। बट हम तीनों ही मिलकर के, या फिर हम इन्फिनिट बंदे अगर एक साथ मिलकर के n का वैल्यू पुट करना शुरू कर दिए, तो जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो सबका बराबर होगा, ठीक है। बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सबका अलग अलग हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट टर्म इज नॉट डिफाइंड इन दैट एपी सीरीज। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, तो वो तरीका है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में आप देखोगे, सॉरी इक्वेशन में आपका कोई अलग सॉल्यूशन आ रहा है, एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूं, जनरल सॉल्यूशन, आपका जनरल सॉल्यूशन अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, ठीक है। बट एट द एंड जाकर के देखोगे कि n का वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर और मेरे आंसर में जो भी सॉल्यूशन सेट आया वो एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आकर हो रहा है, बट उनको रिप्रेजेंट करने का नजरिया आपका कुछ अलग था, मेरा कुछ अलग है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म कुछ और माना, आपने कुछ और मान सकते। समझ आ रहा है ना, वही लॉजिक है। तो इसमें इसको लेकर के परेशान मत होना। फिर आप देखो -1 कहां पे मिल रहा है, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस -1 का 4 का कॉमन डिफरेंस है ना, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो अगर मैं 3 को फर्स्ट टर्म मान करके लिख देता हूं तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा, दैट इज 4n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4n माइनस 1 दिख रहा है। कोई बंदा अगर के 7 को अगर मान लेता है तो उसके लिए 4n प्लस 3 हो जाएगा, तो 4n प्लस 3 पाई बाई 2 इज ऑल्सो करेक्ट। 4n प्लस 3 पाई बाई 2 where n is an integer, कॉमा देके लिखना पड़ेगा, n belongs to integer, this is also the solution of the equation sin theta equal to -1। बट एग्जामिनर दोनों को करेक्ट देगा, बट वो एक्सप्रेशन दिखने में अलग लगता है, बट वैल्यू दोनों ही सॉल्यूशन सेट का बराबर ही है। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अपन लोग क्या किए, cos थीटा का वैल्यू cos थीटा का ग्राफ पुट करके आप देख लो cos थीटा 0 कहां पे होता है, 0 2 पाई 4 पाई ये सब में होता है। तो cos थीटा 0 कहां पे हो रहा है, सारे वैल्यूज नहीं ले रहा है, sin थीटा जैसे सारे वैल्यूज ले रहा था वो सारे वैल्यूज नहीं ले रहा है, वो ऑड मल्टीपल को हटा रहा है। पाई cos ऑफ पाई का वैल्यू -1 होता है, +1 नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, सॉरी 0 नहीं होता है, ठीक है। फिर cos 2 पाई 0 हो जाएगा, सॉरी अरे cos थीटा 0 का बात नहीं कर रहा, cos थीटा 0 नहीं, मैं cos थीटा 1 का बात कर रहा हूं। मान लो cos थीटा 1 का बात कर रहा हूं, तो cos थीटा 1 पाई पे -1 हो जाएगा, 3 पाई पे -1 हो जाएगा, 2 पाई -2 पाई ये सब पे cos थीटा 1 रहेगा, ठीक है ना। तो cos थीटा 1 कहां पे आएगा, जहां पे थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ठीक है। और cos थीटा -1 कहां पे हो जाएगा, जहां पे थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ठीक है। तो अभी इवन मल्टीपल ऑफ पाई देखो 2n पाई हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है, ठीक है ना। अभी इसमें आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, सर इसको तो आप 4n पाई भी लिख सकते थे। 4n पाई सारे इवन नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। दुनिया का सारे इवन नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट 4n से नहीं कर सकते।
4n में सारे इवन नंबर्स आएगा बट मिस होकर के आएगा। 4 के बाद 8 आएगा, 6 मिस हो जाएगा अगर n को आप इंटीजर बोलते हो तब, है ना। अभी कोई आकर के ये बोल सकता है 4n पाई बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो कैंसिल आउट करके 2n पाई लिख देना, क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा है ना, सारे इवन इंटीजर्स आने चाहिए, वो ध्यान दो। अभी यहाँ पे आप 2n प्लस 1 पाई लिखे, है ना, मैं 2n माइनस 1 पाई भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2n प्लस 1 में जो ऑड इंटीजर्स मिलता है 2n माइनस 1 में सारे के सारे सेम ऑड इंटीजर्स मिलता है। दिखने में अलग अलग लग रहा है, एक्सप्रेशन जनरल सॉल्यूशन अलग अलग लग रहा है, बट n का वैल्यू पुट करो, वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यूज सेम मिलेगा, और उसी से तो मतलब है अपने को। cos थीटा 0 कहां पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, है ना, पाई बाई 2 पे 0 होगा, 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, 5 पाई बाई 2 पे 0 होगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को कैसे लिखेंगे, ऑड मतलब 2n प्लस 1 या तो 2n माइनस 1 लिख दो, 2n प्लस 1 या तो 2n माइनस 1 फिर पाई बाई 2। 4n प्लस 1 4n माइनस 1 भी ऑड है बट सारे ऑड नहीं है, समझना पड़ेगा दोस्त। 4n प्लस 1 भी ऑड को रिप्रेजेंट कर सकता है बट दुनिया के सारे ऑड नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, जहां पे n को मैं नेचुरल नंबर बोल रहा हूं या फिर इंटीजर बोल रहा हूं, है ना। ऑड इंटीजर का अगर बात कर रहा हूं तो 4n प्लस 1 रिप्रेजेंट ऑड इंटीजर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर बट नॉट ऑल ऑड इंटीजर्स। 4n प्लस 1 में आप ढूंढ करके देखो 3 कभी नहीं मिलेगा। अगर 4n प्लस 1 को 3 लिखना चाहते हो तो n को आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता है क्योंकि n हमेशा इंटीजर बोल रहे हो आप, इसीलिए ये भी ऑड है ये भी ऑड है। बट अगर सॉल्यूशन में ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सारे के सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऐसे मिल रहा है तो हमें 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 ही लिखना पड़ेगा। 4n प्लस 1 या 4n माइनस 1 लिखने से काम नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है ना। उधर 4n प्लस 1 4n माइनस 1 क्यों लिखने से काम चल गया, क्योंकि उधर गैप दे करके आ रहा था, 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद 9 आया, 3 7 ये सब मिस हो गया। इधर भी देखो ना 3 के बाद 7 आया, 5 9 ये सब मिस हो गया, समझ में आ रहा है ना। वही चीज ध्यान से थोड़ा सा समझ के होशियारी के साथ करना। तो ये तो मैं बेसिक से चीजों को डेवलप कर रहा हूं, बाकी आप टाइप 1 टाइप 2 फॉर्मूले को याद कर लो, सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है, क्लियर है मेरी बात, पक्का। चलो अभी बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर आप जो फॉर्मूला सिखा रहे हो, अभी मान लो sin थीटा इक्वल टू 1 आ गया तो मैं थीटा का वैल्यू क्या लिखूं। जैसे ये फॉर्मूला तो अभी तक मैंने, अच्छा चलो पहले प्रूफ कर लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो टाइप 1 के सारे फॉर्मूला आप समझ गए कैसे आया, ग्राफ से आया, और अभी में एक्सप्लेनेशन होना चाहिए नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है, रटने का चीज नहीं है, कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करते हुए चीजों को दिमाग में फिट करना है, रटने का चीज है ही नहीं, रटोगे तो कुछ सवाल बनेगा नहीं आपसे, ठीक है बच्चे। अभी जैसे sin थीटा इक्वल टू अगर sin अल्फा ऐसा कोई मिलता है ना मुझे, ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं सर ये फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर जैसे मान लो मैं आपको बता ही देता हूँ फिर प्रूफ कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते मेरे को ये मिल गया sin थीटा इक्वल टू 1। अभी कोई बच्चा बोलता है सर यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख दूं थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। भैया n को स्पेसिफाई करना जरूरी है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी कोई बच्चा आकर के बोलता है सर मेरा ऐसा लिखने का मन नहीं है सर, मैं इसको ना sin 1 को मैं sin पाई बाई 2 लिखूंगा सबसे पहले, फिर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो मेरा आंसर और आपका आंसर क्या दोनों सेम है? हाँ दोनों सेम है बट दिखने में अलग अलग लग रहा है। आप ये लिखो तो भी नंबर मिलेगा, ये लिखो तो भी नंबर मिलेगा। देखो ना इसके अंदर था क्या क्या, इसके अंदर पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, यही सब तो था ना, यही सब तो था ना। मैं दिखाओ इसके अंदर भी वही सब है। देखो n का वैल्यू 0 पुट करो, n का वैल्यू 0 पुट करो, सबसे पहले ये 0 आ जाएगा, माइनस 1 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 आ गया। n का वैल्यू 1 पुट करो, पाई ये माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 2 कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ ही गया, पाई बाई 2 है ना, रिपीट हो रहा है। n का वैल्यू 2 पुट करो, 2 पाई और माइनस 1 स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 1 इंटू पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा 5 पाई बाई 2। 3 पुट करो, 3 पाई माइनस पाई बाई 2 वही मिलेगा आपको। 4 पुट करो, 4 पाई प्लस पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 आ जाएगा। 5 पुट करो सेम मिलेगा, रिपीटेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। बट वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यूज, अब माइनस 1 डालो, माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 मिला ही नहीं मिला, तो सेट ऑफ वैल्यूज सेम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है, बट चेहरा देखने में अंतर है। हमें मतलब चेहरे से है या फिर
आंसर से है, सॉल्यूशन सेट से, सॉल्यूशन सेट से मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं चाहे आप इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर दोनों को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसको लेकर के टेंशन नहीं लेने का, है ना। इस चैप्टर में सॉल्यूशन में ट्रिग्नोमेट्रिक जनरल सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग जने का अलग अलग आंसर आता है ना, जो जैसे सॉल्व करता है, बट फाइनली अगर वैल्यूज चेक करे तो सेम ही आता है। इसीलिए जेई कभी भी जनरल सॉल्यूशन बहुत ही कम पूछता है, वो हमेशा पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही पूछता है। टेस्टिंग से मतलब है ना, जनरल पूछे या फिर पर्टिकुलर पूछे, क्या दिक्कत है, ठीक है। बट अगर पर्टिकुलर पूछ लेता है 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई के बीच में तो मेरा भी π/2 आ रहा है और आपका भी π/2 आ रहा है, तो तब तो दोनों सेम ही आंसर देंगे ना। तो इसीलिए आईटीजे में हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर जनरल सॉल्यूशन पूछता भी है तो वो लोग ऑप्शन दे करके दे देते हैं, है ना। वही चीज है, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जब करते जाओगे पता चलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते, आगे चलते, चलिए इधर इधर भाई, टाइप नंबर 2, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। यहां से ये सॉल्यूशन कैसे निकाला, प्रूफ बता रहा हूं। साइन थीटा इक्वल्स साइन अल्फा, ठीक है। तो यहां पे क्या कर देख करके क्या याद आ रहा है, साइन अल्फा को इधर सब्ट्रैक्ट करके लेके आ जा, तो ये 0 हो गया, मानते हो ना। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 आ गया। यहां से अपने को क्या मिल रहा है, आइदर cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0 हो जाएगा, और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी cos ऑफ समथिंग अगर 0 है, cos ऑफ समथिंग अगर 0 है, तो वो समथिंग का वैल्यू क्या होगा, 2n प्लस 1 π/2 हो जाएगा ना। वो समथिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 π/2, 2 2 कैंसिल, जहां पे n क्या है, इंटीजर है, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, क्लियर। और यहाँ पे साइन ऑफ समथिंग 0 मिल रहा है, साइन ऑफ समथिंग 0, तो वो समथिंग का वैल्यू क्या होगा, n पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से थीटा का वैल्यू मिल रहा है 2n पाई प्लस अल्फा, यहां पे भी n का वैल्यू इंटीजर मिल रहा है। अभी यहां पे तो आपको दिख रहा है कि ये अजीब सा एक्सप्रेशन, बट यहां पे दोनों अलग अलग आया, ठीक है। तो एज ये फाइनल आंसर n के फॉर्मेट में है, तो यहां पे मैं और n यूज नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं दूसरा कोई वेरिएबल यूज करता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो यहां पे मैंने m यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, m यूज कर लिया यहां पे, ठीक है। चलो यहां पे भी m यूज किया, यहां पे भी m यूज किया, समझ में आ रहा है ना मेरी बात, क्लियर है। यहां पे m यूज किया क्योंकि आंसर n के फॉर्मेट में है ना, इसीलिए। अभी इन दोनों को जरा ध्यान से आप समझने का प्रयास करो, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये बोल रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और यहां पे क्या है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो यहां पे माइनस है, और जब इवन है तो यहां पे क्या है, प्लस है। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, क्या आ सकता है, थीटा इज इक्वल टू ऑड और इवन दोनों को मर्ज करके मैंने एक n लिख दिया, जो ऑड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इवन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, दैट इज n बिलोंग्स टू z लिख दिया। पहले ऑड था ना, m अगर इंटीजर है तो 2m प्लस 1 तो ऑड होगा ना, और m अगर इंटीजर है तो ट्वाइस m पाई तो इवन हो जाएगा ना। तो इवन और ऑड का चक्कर ना रख के दोनों को मर्ज करके, क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन में ये भी आएगा ये भी आएगा, दोनों ही जो है ना इसका सॉल्यूशन, उन दोनों को मुझे अभी मार्क करके एक फॉर्मूला बनाना है। वो क्या है कि मैंने ऑड और इवन का चक्कर हटा करके यहाँ पे n लगा दिया, तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू z, ओके। अभी अगर यहाँ पे n लगाया तो आगे क्या लिखो, वो तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऑड जब था तब माइनस और इवन जब है तब प्लस। तो ऐसा सीन को एक ही चीज से हम एक्सप्रेस करते हैं और वो है -1 to the power n। अगर आपको पता है तो आप समझ सकते हो, नहीं पता तो अभी समझ लो, क्लियर है। तो अभी आप देखो ना, यहाँ पे n का वैल्यू ऑड रखो
तो यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर ऑड का आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा ना। तो ये देख ऑड के वक्त यहाँ पे माइनस, और अगर मैं यहाँ पे m का वैल्यू इवन रखता हूं तो माइनस 1 टू द पावर इवन क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो दोनों ही चीज को सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन। तो इसी तरीके से हमने दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, वेयर n इज योर एनी इंटीजर, नाइदर ऑड नॉर इवन, दोनों को मर्ज करके एक बनाया, दैट इज कोई भी इंटीजर होगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ। तो ये प्रूफ भी एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा दोस्त खुद से कर सकते हो, अब आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आराम से खुद से बना सकते हो, है ना, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, लिख लीजिएगा पॉज करके। हम लोग आगे बढ़ते हैं, tan थीटा बराबर tan अल्फा में। ठीक है, तो दिस इज योर tan थीटा बराबर tan ऑफ अल्फा। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और tan अल्फा को लिख सकते हैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0। तो sin ए cos बी माइनस cos ए sin बी, ये क्या हो जाएगा, sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा ना 0। अभी sin ऑफ समथिंग अगर 0 हो जाएगा तो समथिंग का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि tan c माइनस tan d ये सब का कोई फॉर्मूला पता नहीं है ना, इसीलिए sin cos में कन्वर्ट करके करना पड़ रहा है ना। और जब भी tan वगैरह में अपन फंस जाते हैं तो हम डायरेक्टली sin और cos में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट जो हमें पता है वो sin और cos के फॉर्मेट में है। साइन ऑफ समथिंग अगर 0 हो जाता है तो समथिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है, जो कि आपको ये रिजल्ट दिख रहा है, समझ आ रहा है, पक्का। चलो आगे चलते हैं, है ना। ये होमवर्क है आपका, ये खुद से प्रूफ करोगे, छोड़ना नहीं है ना। ये भी हो गया। टाइप 3 में चलते, चलो टाइप 3। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए प्रूफ्स के साथ, समझ आ रहा है। सारे फॉर्मूले, टेक्निक्स, जो भी थियरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे, सबके सब दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, इसको कैसे प्रूफ करें। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, इसको कैसे प्रूफ करें। तो इसको आप सबट्रैक्ट करके लेकर के आ जाओ ना, फॉर्मूला तो पता है आपको। ठीक है, यहाँ पे तीनों की तीनों सिस्टम का सेम सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है। तीनों इक्वेशन का सेम सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला में क्या लगा सकता हूँ, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 0। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है ना भाई। चलो, तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं ना, सही लिखा ना फॉर्मूला, फॉर्मूला याद नहीं रहता यार। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सही लिखा फॉर्मूला। चलो, तो अभी आपको यहां से क्या मिल रहा है, आइदर साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। तो साइन थीटा प्लस अल्फा अगर 0 होता है तो थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, है ना। और यहां से थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से थीटा का वैल्यू मिल रहा है n पाई माइनस अल्फा, और यहां से थीटा का वैल्यू मिल रहा है n पाई प्लस अल्फा। तो दोनों को अगर मर्ज करके अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा इक्वल टू, जैसे इसको रोमन 1 इसको रोमन 2 दे दोगे, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अभी तो और कोई और डिफरेंट का चक्कर नहीं है ना, दोनों जगह पे सेम सेम आ रहा है, तो प्लस माइनस अल्फा दोनों को इंक्लूड करना होगा, मतलब बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इन दोनों को और किसी एक फॉर्मेट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए दोनों को साथ साथ लिखिए। ठीक है, क्लियर है।
तो आराम से समझना है कि इस टाइप का इक्वेशन जब भी आपको मिलेगा स्क्वायर वाला, तो आप समझ जाना कि इन तीनों का सिस्टम का सेम सॉल्यूशन होता है ना, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। बच्चे इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। tan जब भी है सिर्फ प्लस आता है और ये स्क्वायर वाले में प्लस माइनस दोनों होता है। अभी आप बोलोगे सर cos स्क्वायर अल्फा को कैसे प्रूफ करें? भाई क्या करना है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का तो फॉर्मूला पता नहीं है सर, तो क्या करें? इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दो, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो सेम ही इक्वेशन आ गया ना, खत्म बात। क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है मेरी बात? तो बस ज्यादा घबराना नहीं है ना, आराम से बस करते जाना है, ऐसी ही चीजें प्रूफ हो जाएगा धीरे धीरे। समझ आ रहा है? अभी अगला पार्ट आपको दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, है ना। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा को कैसे कर सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, अगर इसमें मैं ध्यान से देखूं तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अगर लिख देता हूं, हाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करके करते हैं, शुरू करके देखता हूं हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। मतलब इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम लेने के बाद साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, देन एलसीएम लो, तो आपको यही मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से कर क्या सकते हो आप, बाकी रिमेनिंग पार्ट तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0 हो गया। यहां से क्या कर पाओगे, यहां से तो वही चीज कर पाओगे ना भाई, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दो और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, कहानी तो तीनों सेम ही है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा ही बचेगा, और जिसका सॉल्यूशन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा ही होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? दैट्स इट, खत्म बात। समझ में आ रहा है? इसको साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सिंपल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप देखो अपना अगला पार्ट, दैट इज टाइप नंबर 4, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ना, 2018 में भी जी एडवांस में पूछ रखा है सेम टाइप 4, समझ आ है ना, बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब जानते हो मैंने आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर रखा है, बार बार बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मेट आपको बहुत मिलेगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये वाला फॉर्मेट। ये भी कुछ भी हो छोड़ो, समथिंग इनटू कांस्टेंट इनटू cos थीटा प्लस कांस्टेंट इनटू sin थीटा, ये फॉर्मेट आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, चाहे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस होता है तो माइनस कांस्टेंट के साथ एडजस्ट करके बीच में प्लस लगा देंगे और माइनस b हो जाएगा तब नया कांस्टेंट, ठीक है ना। टेक्निक पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं सर इस टाइप ऑफ इक्वेशंस को, ठीक है। तो मैंने बार बार आपको सिखा रखा है, बहुत बार बोला है कि ये ऐसा एक्सप्रेशन सिंगल साइन या फिर सिंगल कोसाइन में ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं, है ना। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो सिंगल साइन या फिर सिंगल कोसाइन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और जब तक हम इसको सिंगल साइन या कोसाइन में ट्रांसफॉर्म नहीं करते तब तक इसका सॉल्यूशन निकालना हमारे लिए वास्तव में संभव नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब जानते हो a को हम मान लेंगे r cos phi, b को मान लेंगे r sin phi, या फिर a को r sin phi मानो, b को r cos phi मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पुट कर देंगे ऊपर। तो अभी मैंने r cos phi a को मान लिया, तो ये r cos phi cos थीटा और r sin phi sin थीटा, तो r कॉमन आ जाएगा, तो cos a cos b प्लस sin a sin b हो जाएगा, cos a minus b, cos a minus b का फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा माइनस फाई आ गया c बाई r, समझ में आ रहा है, c बाई r आ गया। अभी r क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कैसे निकालते हैं, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मानो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो, r स्क्वायर बाहर आएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर रहेगा। ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं ये चीज, तो r का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने एक अलग सा एंगल में कोसाइन मान लिया, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर है तो सॉल्यूशन निकालने में आसानी होगा, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है ना, cos ऑफ थीटा माइनस फाई को मेरे को मिला है c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
यहां तक क्लियर होना चाहिए कि r और फाई का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। r को मैं निकालूंगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करके और फाई को निकालूंगा 2 डिवाइडेड बाई 1 करके या फिर 1 डिवाइडेड बाई 2, कुछ भी करो। यहां से हम क्या करेंगे, इसको cos बीटा मान लेंगे। तो cos ऑफ समथिंग इक्वल टू cos ऑफ सम कांस्टेंट अल्फा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा के तरह कौन काम कर रहा है, थीटा माइनस फाई काम कर रहा है, उसका आंसर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस बीटा। ठीक है, तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 5 प्लस 2n पाई प्लस माइनस बीटा। अभी यहाँ पे अननोन कौन है, थीटा तो निकालना था हमें, फाई हमें नहीं पता, बीटा भी हमें नहीं पता। अरे भाई cos बीटा का वैल्यू अगर ये लिखे हो तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा ना, खत्म बात। बीटा का वैल्यू cos इनवर्स ऑफ c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, cos ऑफ बीटा अगर ये है तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ दिस। अभी के लिए बस याद रखो, अभी ये cos इनवर्स का वैल्यू आप ऐसे ही लिख दोगे। मान लो cos इनवर्स के अंदर यहाँ पे एबीसी तो नोन है ना, वो तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ये तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो एबीसी अगर नोन है तो c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो पता ही चल जाएगा, है ना। तो cos इनवर्स मान लो अंदर में 4/7 आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली cos इनवर्स 4/7 ही चिपका देना है और ज्यादा नहीं सोचना है। अभी cos इनवर्स 4/7 का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो अपन क्लास 12 में सीखेंगे, समझ में आ रहा है ना, या फिर निकाल पाएंगे भी या फिर नहीं। और फाई का वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर दो या 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, tan फाई आ जाएगा b बाई ए या फिर cot फाई आ जाएगा a बाई बी, कुछ भी। यहां से फाई निकाल दो tan इनवर्स ऑफ b बाई। तो फाई आ गया, बीटा आ गया, इधर से काम बन गया, और n तो जनरल वैल्यू, n तो इंटीजर है ना। तो इस तरीके से अपने को सॉल्यूशन पूरा मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस काइंड को सॉल्व करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। बट इसके इस फॉर्मेट के ऊपर जो सबसे तगड़ा क्वेश्चन बनता है वो किस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके बनता है, वो जरा ध्यान से समझो। वो है कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल कब है। आपको क्या करेगा ना, आपको यहाँ पे कोई भी k वगैरह कुछ भी डाल देगा यहाँ पे, मान लो, ठीक है ना, आप सही से लिख देना, यहाँ पे कोई k वगैरह कुछ डाल देगा और बोलेगा कि अगर इस इक्वेशन का, मान लो यहाँ पे k दे दिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 दे दिया, अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये तो मैं एक सिंपल पैटर्न बना, इसके ऊपर घुमाता रहेगा। ये इस तरीके का सोच हम कैसे डेवलप करेंगे, जरा ध्यान से सोचते जाओ कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल कब होगा। क्या हमेशा ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम, ऐसा क्या गारंटी है? नहीं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर भी ये इक्वेशन सॉल्वेबल है। अगर वो कंडीशन वैलिड नहीं है तो ये इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? इस चीज को आप ध्यान से देखो, cos थीटा माइनस फाई, cos के अंदर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू कभी भी -1 और 1 को एक्सीड नहीं कर पाएगा, उसका वैल्यू हमेशा -1 से 1 के अंदर लिखो। तो इस चीज को अगर मुझे सम अप करके लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसका मॉड्यूलस, अगर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, उसका मतलब क्या, मॉड x का वैल्यू 1 से छोटा है, तो मॉड ऑफ दिस का वैल्यू 1 से छोटा। अब इसका वैल्यू क्या है, ये है, तो c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अभी मॉड्यूलस ऑफ दिस क्या हो जाएगा, मॉड c डिवाइडेड बाय, नीचे मॉड लगाना ना लगाना तो बराबर है, क्योंकि मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही हो जाएगा ना, क्योंकि अंडर रूट वाला क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो आंसर तो वही आएगा। समझ आ रहा है, लेस देन इक्वल टू दिस। अभी अगर ये चीज पॉजिटिव है तो इसको इधर लेकर के जा सकते हैं ना, इनइक्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। So this is the required condition under which the given equation is solvable। समझ में आ रहा है? ये वो कंडीशन है जिसके ऊपर बेस करके हम बोल सकते हैं क्या ये इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मैंने एक आपको इक्वेशन दे दिया, मान लो, ठीक है ना, अगर मैंने आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दिया, मान लो बोला मैंने आपको सॉल्व करो कि 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 10, है ना। और एक और इक्वेशन मैंने सॉल्व दिया आपको, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 5। एक और इक्वेशन मैंने आपको दिया, मतलब सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकालो। एक और इक्वेशन मैंने आपको दिया, मान लो 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, है ना, इक्वल टू मान लो आपका 5 या फिर 4, ठीक है ना। तो अब देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, चेक करो। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये कंडीशन चेक करो डायरेक्टली, है ना। 4 इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है या नहीं? बिल्कुल है, मतलब इसको सॉल्व कर सकते, सॉल्व करके थीटा निकाल सकते। कैसे निकालेंगे,
इस प्रोसीजर से निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना, जैसे एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन कराऊंगा दिखाऊंगा कैसे करेंगे, है ना। एज इट इज इस प्रोसीजर 3 को मान लेंगे r cos फाई, 5 को मान लेंगे r sin फाई, अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। इसमें √3² + 4² इक्वल टू 5 ही हो जाता है, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी वाला कंडीशन वैलिड हो गया। इक्वालिटी वाला कंडीशन मतलब इक्वालिटी वाला कंडीशन तो है, मतलब इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। बट यहाँ पे अगर देखते हो कि √2² + 3² कितना है, √13 है, और यहाँ पे ये क्या है 10 है। क्या 10 √13 से छोटा है? नहीं, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये इक्वेशन एग्जाम में देकर के बोलता है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो थीटा बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल। समझ में आ रहा है ना, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। और अगर और बेसिक से एक्सप्लेनेशन देना है तो आप इसको 2 को r sin थीटा, 3 को r cos थीटा मान करके दिखा देना कि cos ऑफ थीटा माइनस फाई का वैल्यू कुछ ऐसा मिल रहा है। जैसे मैं बेसिक से अगर दिखाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 2 को मान लूंगा, मान लो r cos sin थीटा, 3 को मान लिया मान लो r cos थीटा, तो ये हो जाएगा r ऑफ sin थीटा प्लस फाई मानना पड़ेगा, तो ये हो गया r ऑफ sin थीटा प्लस फाई हो जाएगा ना। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इन दोनों जगह पे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई आ जाएगा क्या 10/r, ठीक है ना। तो 10/r का मतलब क्या, r का वैल्यू क्या हो जाएगा √a² + b² है ना, 2² + 3² दैट इज 5 आ जाएगा, तो 10/5 कितना आ जाएगा 2। तो साइन थीटा का वैल्यू कभी 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। कॉमा देकर के लिख दोगे विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर there exists no such values of theta for which the given equation holds। समझ में आ रहा है, क्लियर है, मतलब इस इक्वेशन का मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। there exists no values of theta for which the given equation always holds। समझ आ रहा है ना, तो वही हो गया आपका प्रॉपर सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे लिखा गया है, स्टार लगा करके इसको अच्छे से लिख देना, ठीक है ना। ये इक्वेशन हमेशा सॉल्व किया नहीं जा सकता है, इस कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है ये इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, तभी जाकर के ये सॉल्व होगा, तभी थीटा का कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग रूल भी मैंने देके दिया, फर्स्ट चेक दिस कंडीशन और नॉट। अगर मॉड सी इसको फॉलो नहीं करता है, देखिए इससे बड़ा होता है, देन द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर इससे छोटा होता है तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करने का यहाँ पे मतलब थोड़ा सा घुमा के लिखा है कि पहले √a² + b² से डिवाइड कर दो बोथ साइड, फिर उस चीज को cos अल्फा, उस चीज को sin अल्फा मानो। यहाँ पे आप ध्यान दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो चीज लिखा गया है, ये जो मैंने बताया एक ही चीज है। समझ में आ रहा है ना, एग्जैक्टली सेम चीज है, करके देख लेना थोड़ा सा दिमाग लगा करके, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा है, sin अल्फा cos अल्फा मानो या तो cos अल्फा sin अल्फा मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये तो बेसिक से, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा चॉइस ITJ का बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान रहता है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे रखे हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि ये इक्वेशन, दो चीज याद रखना है कि ये इक्वेशन किस कंडीशन के आधारित सॉल्व कर सकते हो, कब ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, जो पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये सॉल्वेबल है तो कैसे सॉल्व करें इसको, ठीक है। समझ आ रहा है। तो लगभग सारी थ्योरी मैंने बातचीत कर लिया है ना, बट सिर्फ थ्योरी से काम अगर चल जाता तब तो ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होता ही नहीं, है ना। ये फिजिक्स या केमिस्ट्री बन जाता, फिजिक्स भी थ्योरी से काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये केमिस्ट्री बन जाता बिल्कुल, ठीक है ना, जहाँ पे थियरी पढ़ के आप काम चला लेते, बट बिल्कुल नहीं। थियरी बस इसका इंट्रोडक्शन है। जब तक हम जितने वैरायटी के क्वेश्चन अपने आंखों के सामने से अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करेंगे उतना वैरायटी से, है ना, तब तक हमारा दिमाग जो है वो उसके लिए तैयार हो नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा क्वेश्चन, और उसी पे चलिए ध्यान देते हैं। समझ आ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चंस। तो चलिए अभी आपका एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 से हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर इतना सा प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1 में बहुत ही कम प्रॉब्लम है, इतना सॉल्व कर लेंगे तो सफिशिएंट एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। फिर हम जितने भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स वैरायटीज आते हैं वो एक्सरसाइज 2 से नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग के वक्त आप ये सारे पॉइंट्स दिमाग में जरूर रखें। अगर नहीं रखेंगे तो नुकसान आपका होगा, पहले ही बता रहा हूँ। आंसर गलत आने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो मैं अलग अलग वैरायटी यहाँ पे शायद अगर नहीं भी मिलता है तो अगले लेक्चर में अलग अलग वैरायटी के माध्यम से मैं ये चीज आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर ये आपने
याद नहीं रखे तो आपका आंसर गलत आने का पूरा पूरा चांसेस बन रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, व्हाइल सॉल्विंग ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्क्वेयरिंग द इक्वेशन एट एनी स्टेप शुड बी अवॉइडेड। किसी भी स्टेप में आप इक्वेशन सॉल्विंग के वक्त स्क्वेयरिंग मत करो, क्योंकि जब भी स्क्वेयरिंग आप करते हो तब आपके पास एक्सेस सॉल्यूशन आने का चांस बन जाता है। अगर साइन थीटा को अंडर रूट साइन थीटा को स्क्वायर करके साइन थीटा बना रहे हो, तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है, स्क्वायर करना ही पड़ रहा है इरेशनल टर्म्स को रिमूव करने के लिए, तो करो। बट अगर करोगे तो फाइनल सॉल्यूशन को एक बार क्वेश्चन में पुट करके चेक करके आंसर देना, ठीक है। अदरवाइज ये कितना ट्रू होगा उसका गारंटी नहीं है, क्योंकि हमेशा स्क्वायरिंग के वक्त एक्सेस सॉल्यूशन आ जाता है, आप जानते हो। तो आप तो स्क्वेयरिंग हमेशा अवॉइड ही करो, और अगर करना भी पड़ रहा है तो आप हमेशा उसके सॉल्यूशन को सारे को चेक करके, ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक करके फाइनल आंसर दो, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला चीज है नेवर कैंसिल टर्म्स कंटेनिंग अननोन टर्म्स। अब जानते हो कि कभी भी फैक्टर्स को कैंसिल नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। लॉस ऑफ रूट एंड एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन का कंसेप्ट बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था। अगर फैक्टर्स कैंसिल करेंगे तो रूट लॉस हो जाता है, जितना सॉल्यूशन आना चाहिए था उससे कम आता है, ठीक है। तो फैक्टर्स को कभी भी कैंसिल नहीं करना है। ऐसा फैक्टर जहां पे अननोन टर्म एक्स वगैरह अल्फा जो भी आपको निकालना है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। इसको अगर कैंसिल करोगे तो हमेशा जेन्युइन सॉल्यूशन का लॉस होगा, जो ओरिजिनली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा बट आपके आंसर पे नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको कम आंसर मिलेगा। आंसर अगर 3-4 सॉल्यूशन आ रहा है तो आपको शायद 2 या 3 मिले, ऐसा हो सकता है अगर आप फैक्टर्स को कैंसिल करते हो। क्लियर है? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया भी था, आपको याद होगा x² - 2 x = x - 2। इसको अगर सॉल्व करने गया तो बहुत बच्चे इसको ऐसे कर लेते, ये देखो सर, ठीक है ना, इसको उड़ा दिया तो x = 1। बट यहाँ पे एक और सॉल्यूशन आएगा x = 2। 2 देखो पुट करो इस क्वेश्चन में, सेटिस्फाई करेगा तो 2 भी तो इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए ना, बट 2 आपका आंसर में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने फैक्टर्स को कैंसिल कर दिए। तो इसको करना कैसे चाहिए था, इसको इधर सबट्रैक्ट करके ले जाकर के = 0 करना चाहिए था, जहां से x - 2 कॉमन लेना चाहिए था, फिर x - 1 मिलता, फिर x = 2 and 1 दो सॉल्यूशन आता। तो ये सारी चीज कैंसिलेशन ऑफ रूट ऑफ फैक्टर्स, दैट इज लॉस ऑफ रूट एंड एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन, ये दोनों स्क्वेयरिंग और कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर, ये दोनों कांसेप्ट दिमाग में एकदम फीड कर लेना चाहिए, जो मैंने बेसिक मैथ्स में ऑलरेडी आपको बता रखा। The answer should not contain such values of angles which makes any of the term undefined or infinite. आंसर में ऐसा कोई थीटा का वैल्यू या फिर एक्स का वैल्यू नहीं आना चाहिए जिसके वजह से क्वेश्चन में दिया गया कोई भी टर्म जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके अगर मैं थीटा का वैल्यू निकाल रहा हूं और सारे वैल्यूज में मुझे ऐसा एक सॉल्यूशन मिला थीटा = पाई, तो क्या उस चीज को मैं एक्सेप्ट करूंगा? नहीं, बिकॉज फॉर थीटा = पाई denominator becomes 0 and the whole expression gets undefined। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो वो सब चीज का ध्यान देना है, दैट इज डोमेन का ध्यान आपको रखना है कि ऐसा कोई आंसर में तो नहीं आ रहा है, ऐसा कोई थीटा का वैल्यू आंसर में तो नहीं आ रहा है ना जो डोमेन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर? डोमेन शुड नॉट चेंज व्हाइल सॉल्विंग या फिर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन। इक्वेशन जब सिंप्लीफाई करोगे तो डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अभी डोमेन चेंज होने का मतलब क्या है कि मान लो कि ओरिजिनल इक्वेशन में tan थीटा इन्वॉल्व है, तो tan थीटा जहां भी आ गया तो आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे तो थीटा का आंसर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर हो गया तो tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। बट मान लो आपने जब इसको सॉल्व करने गए तो सॉल्व करते वक्त आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करके थीटा का आंसर π/2 निकाल दिए। समझ में आ रहा है ना? तो जब आप सॉल्व करने गए तब तो आपका डोमेन चेंज हो गया ना। जैसे ही आप tan थीटा ऊपर था, उस tan थीटा को जैसे ही आप साइन और कॉस में कन्वर्ट किए तो अगले लाइन पे आपका डोमेन चेंज हो गया। ऊपर वाले जगह पे डोमेन था थीटा मस्ट नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, अगले वाले लाइन पे थीटा बिलोंग्स टू रियल हो गया। सिंपल सा चीज बता रहा हूं, जैसे इस लाइन से मैं यहां पे आया, अभी इस लाइन पे मेरा थीटा क्या था, नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस एंड -1 π/2 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप थीटा तो कुछ भी रख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज क्वेश्चन ये है तो इस वैल्यू का सम्मान आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? आप यहाँ पे देख करके बोलोगे अरे थीटा तो कुछ भी हो सकता है और थीटा का वैल्यू π/2 अगर आ गया आंसर में तो आंसर π/2 दे दोगे, इसको देख करके तो काम नहीं चलेगा। ओरिजिनल कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा। व्हाइल सॉल्विंग डोमेन अगर चेंज हो भी रहा है तो उसका ध्यान देना है,
ठीक है, इसीलिए सॉल्विंग के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग के टाइम हम हमेशा वैल्यूज जो है उसको ऑरिजिनल इक्वेशन में पुट करके फाइनल आंसर देते हैं, या फिर ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं एक साथ। और लास्ट में लिखा गया है कि डिनोमिनेटर ऐसा कोई वैल्यू आंसर में नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से डिनोमिनेटर वगैरह जीरो हो रहा है या फिर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो रहा है। कुल मिलाकर के एक्सप्रेशन का डोमेन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो डोमेन का ध्यान रखना है। थीटा का वही वैल्यू आंसर में आ सकता है जो आंसर में तो एक्सेस सॉल्यूशन आ भी सकता है, बट उसको रिजेक्ट करना होगा आपको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद। ठीक है ना? आंसर में ऐसा कोई चीज आपको नहीं मिल सकता जिसके वजह से आपको सिस्टम जो है पूरा पूरा अनडिफाइंड हो रहा है, दैट इज डोमेन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना? और आपको कैंसलेशन ऑफ फैक्टर्स और स्क्वेयरिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3 मेजर पॉइंट का आपको ध्यान रखना ही है, अदरवाइज आपका इक्वेशन सॉल्विंग में दिक्कत आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन बोर्ड वाले पैटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता, बट अगले लेक्चर में मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने उठा दूंगा ऐसे, जहां पे ये सारे पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखोगे तो आप बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हो। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ मिलता है ऐसे तो मैं बता दूंगा, है ना? एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 से कुछ क्वेश्चन चूज किया है। क्लियर है? तो चलिए ये प्रॉपर्ली पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं और शुरू करते हैं, है ना? चलो चलो पहला क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 पाई साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे यहां पे? हम लोग क्या करेंगे बोलो? सबसे पहला काम क्या होगा हमारा यहां पे? cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 बाई साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एज यहां पे साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ गया तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा कि भाई थीटा जो है यहाँ पे n पाई के इक्वल नहीं हो सकता। ये लिख दो साथों साथ तो दिमाग में क्लिक हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। समझ आ रहा है? और थीटा का भी डोमेन वही होता है कि थीटा क्या नहीं होना चाहिए? n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको तो आप cos स्क्वायर में रहने दो, और ये 1 बाई साइन जो है अभी मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, तो 1 बाई साइन को मैं क्या कर दूंगा? cosec थीटा लिख देता हूँ। ठीक है ना? अभी cosec को इसके साथ डील करना है तो क्या करोगे? ऑब्वियसली cos स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दो? cosec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना? ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए इन टर्म्स ऑफ cosec थीटा, और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते। ठीक है ना? तो वही सारे थॉट्स जो है वो आपको जनरेट करना पड़ेगा प्रैक्टिस कर करके। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये सारी चीज आपका दिमाग में क्लिक होगा। समझ आ रहा है? तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec थीटा प्लस 2 cosec थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन आया, cosec थीटा कॉमन आया, तो एक बार हो गया cosec थीटा प्लस 2 और दूसरी जगह पे हो गया कि cosec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे? आइदर cosec थीटा इक्वल टू -2 और cosec थीटा इक्वल टू -1। क्लियर? तो cosec थीटा -2 मतलब sin थीटा का वैल्यू -12 है ना? और cosec थीटा -1 मतलब sin थीटा का वैल्यू भी -1। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो इस -1 को अभी अपन क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अगर -1 है, sin थीटा अगर -1 है तो थीटा का डायरेक्ट सॉल्यूशन हमें पता है ना? क्या है थीटा का डायरेक्ट सॉल्यूशन? 4n-1 π/2 where n belongs to integer। समझ में आ रहा है? तो sin थीटा अगर -12 है तो इस -12 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस -12 को मैं ज्यादा से ज्यादा क्या लिख पाऊंगा बोलो? sin अल्फा के फॉर्मेट में लिखो तो ये sin पाई प्लस π/6 हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली sin पाई प्लस π/6 माइनस sin π/6 होता है, तो ये हो जाएगा sin 7 π/6। तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा आपको मिल चुका है ना? तो थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 π/6, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? इंटीजर। अभी इन दोनों इक्वेशन को आप मर्ज करके एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट अगर नहीं कर पाए, अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो ज्यादा दिक्कत या फिर ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना? थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ये एक सॉल्यूशन सेट हो गया n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 π/6। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इसको 7 π/6 ना लिख करके
साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, जो भी आप लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन सेट के साथ यूनियन होगा, है ना, दोनों से ही तो आपको थीटा का वैल्यू मिलेगा ना, तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा आंसर, क्योंकि बीच में और है, ठीक है। तो यूनियन क्या दोगे, 4n-1 पाई बाई 2 कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। जहां पे आपको बिल्कुल मैंने ये इस बात का ध्यान रखा कि साइन थीटा कहीं पे जीरो तो नहीं हुआ, ठीक है ना, तो साइन थीटा -1 आ रहा है, -1/2 आ रहा है, तो जीरो का कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये हर जगह पे कोई मैंने किसी जगह पे स्क्वायरिंग भी नहीं किया, किसी जगह पे मैंने फैक्टर को कैंसिल भी नहीं किया, और किसी जगह पे मैंने डोमेन का ध्यान नहीं रखा, ऐसा भी बात नहीं हुआ, है ना, डोमेन का ध्यान मैंने बिल्कुल रखा, ठीक है। कि यहाँ पे ऐसा कोई सॉल्यूशन आंसर में नहीं आ रहा है फाइनल आंसर में, जिसके वजह से ये इक्वेशन जो है वो पूरा सिस्टम अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस जो है उनको ध्यान से देखते हैं। चलो आगे चलते हैं, नंबर 3 क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, tan थीटा प्लस tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस tan ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। समझ आ रहा है? तो अभी सबसे पहले तो इनको ब्रेक करते, सिंप्लीफाई करते, फिर जाकर के आगे सोचेंगे। तो ये tan a प्लस बी हो गया, तो tan थीटा प्लस tan पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan पाई बाई 3 प्लस ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 पाई बाई 3 इक्वल टू थीटा हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? सॉरी 3 हो गया। अभी यहां से आगे कैसे प्रोसीड करें? इसको तो tan थीटा ही रहने देते हैं और tan पाई बाई 3 हो जाएगा आपका √3, ये नीचे आएगा 1 माइनस √3 tan थीटा और tan 2 पाई बाई 3 हो जाएगा माइनस √3, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 tan थीटा इक्वल टू 3। डोमेन का ध्यान मैंने अभी तक रखना शुरू नहीं किया, एट द एंड में एक साथ लूंगा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा दिखेगा, है ना, तो इधर भी tan थीटा इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा tan थीटा प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और इधर आएगा tan थीटा माइनस √3 इंटू 1 माइनस √3 tan थीटा आएगा और इक्वल टू 3 है। समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं। तो यहां से tan थीटा आ रहा है, यहां से माइनस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, प्लस यहां से क्या आ रहा है tan थीटा प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, यहां पे बन रहा है प्लस tan थीटा, है ना, प्लस tan थीटा माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। और इधर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो अभी आप देख सकते हो √3 tan स्क्वायर थीटा, √3 tan स्क्वायर थीटा, √3 ये सब कैंसिल हो गया, 3 tan स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 3 tan स्क्वायर, यहाँ पे 3 tan स्क्वायर बच रहा है, वो अगर ये 9 अगर इधर आ गया तो ये 12 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे tan थीटा 2 tan थीटा और यहाँ पे एक और tan थीटा 3 tan थीटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कहीं ना कहीं 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा -1 इक्वल टू 0 वाला सीन बन गया, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल क्वाड्रेटिक लगा करके आप tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा कितना आ रहा है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -1 दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 2, ये आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो
तो टेन थीटा का वैल्यू अगर -1 प्लस माइनस √17/2 आया, तो अभी हम देख लेते हैं क्या इसके लिए हमेशा हर जगह पे डिफाइंड है या नहीं। तो हमें डर किससे था कि टेन थीटा का ऐसा कोई वैल्यू ना आए। अभी यहाँ से तो थीटा का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आना इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। तो थीटा का वैल्यू अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हमें मिल नहीं रहा है आंसर में, तो और डर की क्या बात है ना। डिफाइंड है ना, क्योंकि टेन थीटा तो डिफाइंड हो गया। अभी यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा कोई थीटा का वैल्यू भी आंसर में नहीं आना चाहिए जिस वजह से ये चीज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाए, या फिर ये चीज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होने के लिए, मान लो इसका वैल्यू π/2 होने के लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा, थीटा को 30 डिग्री होना पड़ेगा। और 30 डिग्री अगर आता तो टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 मिलना चाहिए था, जो कि आपको नहीं मिला, आपको एक अजीब सा वैल्यू मिला, ठीक है। तो ये और ये भी डिफाइंड होगा, आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों के दोनों डिफाइंड होगा, आराम से डिफाइंड होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको π/2 होने के लिए ये अनडिफाइंड कहां पे होगा, जहां पे थीटा प्लस π/2 होगा, दैट इज थीटा का वैल्यू π/6 होगा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या, किस बात से डर है आपका, यहाँ पे थीटा का वैल्यू -30 डिग्री हो जाए, या फिर आपका मान लो 90 का मल्टीपल दैट इज ये तो खुद 120 है तो 150 हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब तो 30 डिग्री या 60 डिग्री में कोई आपको वैल्यू तो मिला ही नहीं है ना। तो ये सब सारे एंगल डिफाइंड ही होगा, इसमें आपको चिंता करने का कोई जरूरत है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। और ये बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफाइंड है या नहीं, वो तो आपने चेक नहीं किया। डिनोमिनेटर मतलब क्या कि tan थीटा का वैल्यू 1 - tan थीटा * tan π/3 0, मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या चाहिए आपको, cot π/3 चाहिए ना। इसको इक्वल टू 0 कर दो ना, यही तो मिलेगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/√3। तो tan थीटा 1/√3 या फिर √3 मिला है क्या, नहीं मिला है। तो डर किस बात का, सारे के सारे डिनोमिनेटर भी डिफाइंड है, मतलब ये सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है, अपन इसको ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और कहीं पे कोई दिक्कत वाला सीन है ही नहीं, और ना मैंने कहीं पे स्क्वेयरिंग किया, ना मैंने कोई फैक्टर को कैंसिल किया है, बाकी सब अपना आप चलता गया और tan थीटा का वैल्यू ये आया। अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सॉल्यूशन जो आया वो करेक्ट तो है, बट यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू कैसे लिखूं, क्या मैं थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ दिस ऐसे लिख दूंगा, नहीं। वी हैव टू राइट द जनरल सॉल्यूशन जहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इंक्लूड होंगे। तो हम क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम यहाँ से tan थीटा = tan अल्फा लिख देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में कॉमा देकर के लिख देंगे वेयर tan अल्फा इज, है ना। दो बार लिखेंगे, दो बार एग्जैक्टली मैं आपको सॉल्यूशन लिख करके दिखा रहा हूं, दो बार लिखेंगे, है ना। तो यहां से एक बार आएगा therefore tan थीटा = -1 प्लस √17/2 आएगा, और tan थीटा = आएगा -1 - √17/2 आएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां से मैं इंप्लाइज देकर के -1 प्लस √17/2 को मैं tan अल्फा लिख सकता हूं, वेयर मैं अल्फा का वैल्यू लिख दूंगा tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस √17/2, क्योंकि मेरा कोई डर नहीं है ना। मैंने अगर इस वैल्यू को tan अल्फा मान लिया तो अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ दिस होगा। मैं जस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए ऐसे नाटक कर रहा हूं, ठीक है। और इसको मैं tan बीटा लिख दूंगा, वेयर बीटा का वैल्यू क्या लिखूंगा, -1 - √17/2 लिखूंगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, n प्लस अल्फा हो जाएगा ना। तो अल्फा की जगह में क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स -1 प्लस √17/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू n प्लस बीटा हो जाएगा। और बीटा का वैल्यू क्या लिख दोगे, tan इनवर्स ऑफ -1 - √17/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है ना। दैट्स इट योर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो वही चीज आपको ध्यान से समझना है और अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए चलना है। समझ आ रहा है, क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। sin 3 अल्फा बराबर 4 sin अल्फा इंटू sin x प्लस अल्फा, और इधर हो जाएगा sin x माइनस अल्फा। सही है। जहां तक कंडीशन दे रखा है कि अल्फा का वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं है, और n जो है वो इंटीजर है। सही है, क्लियर है। चलो तो हम देखते हैं कि यहां से अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो sin थीटा जो है, सॉरी sin अल्फा जो है वो तो कैंसिल होने का चांसेस बन रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा, और ये हो जाएगा 4 sin अल्फा, और sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को साइन स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी यहां से देखो मैं 3 साइन अल्फा को कॉमन लेके जा सकता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अभी अगर कोई होशियार बच्चा है तो यहाँ पे डायरेक्टली साइन अल्फा को कैंसिल करेगा, बट जो सोच नहीं पा रहा है वो मुझे ये पूछेगा सर आपने तो बोले थे फैक्टर कैंसिल नहीं करना, अभी आप खुद ही कर रहे हो, क्या चक्कर है यहाँ पे? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अल्फा का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू n पाई दिया हुआ है, मतलब साइन अल्फा का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि साइन अल्फा जीरो होता है तभी तो अल्फा n पाई होता है ना। तो साइन अल्फा अगर जीरो नहीं हो सकता है तब तो इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, बिकॉज अगर मैं कैंसिल ना करके इस टर्म को इधर अगर लेके आता हूं तो साइन अल्फा कॉमन आएगा, तो दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस इंटू साइन अल्फा इक्वल टू जीरो होगा। अभी साइन अल्फा अगर जीरो नहीं होता है तो रिमेनिंग फैक्टर को तो जीरो होना ही पड़ेगा ना भाई। अगर a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू ए इंटू वाई है, तो यहां से मैं इसको अगर क्वेश्चन में बोल के देता है a नॉट इक्वल टू जीरो है, a को अगर मैं इधर सबट्रैक्ट करके लेके आता हूं तो यही चीज बनेगा ना। अभी अगर ये चीज जीरो नहीं हो रहा है तो इसको तो जीरो होना ही पड़ेगा ना, इसको तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है तो किसी ना किसी को तो जीरो होना ही पड़ेगा ना। तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा मस्ट बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आप लिख दोगे, जब भी आप कैंसिल करोगे लिख दोगे सिंस अल्फा नॉट इक्वल्स टू n पाई, दैट्स व्हाई यू कैन कैंसिल दैट। तो साइन स्क्वायर हमें तो x निकालना है, अल्फा तो नहीं निकालना, अल्फा तो एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर इतना आएगा तो ये माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 3 कॉमन जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 3 कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो यहां से क्लियरली बोलो कि साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा? साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा √3 टाइम ऑफ कॉस अल्फा, जहां पे प्लस माइनस देना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? और अभी आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है आपको अच्छे से पता है। ठीक है, यहां से आपके पास 2 सॉल्यूशन पार्ट मिलेगा ना, एक तो हो जाएगा आपका साइन एक्स इक्वल टू √3 कॉस अल्फा, और एक मिल जाएगा आपको साइन एक्स इक्वल टू माइनस √3 कॉस अल्फा। तो इस √3 कॉस अल्फा को आप साइन θ1 बोल दो और इसको आप साइन θ2 बोल दो। तो यहां से सॉल्यूशन निकाल दो, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू θ1, वेयर θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन θ1 अगर ये है तो θ1 का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू, दैट इज √3 कॉस अल्फा। और यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू θ2। अननोन अगर आता है तो ऐसे ही अननोन पैरामीटर दे करके आप उसको एक्सप्रेस करके रख दोगे, और अगर नोन वैल्यू आया तब तो आप जो भी नोन वैल्यू आपको पता है अकॉर्डिंगली सॉल्व करके रखोगे। ठीक है, तो θ2 का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ √3 कॉस अल्फा, दैट्स इट। यही हो जाएगा 2 सॉल्यूशन। वे फाइनल सॉल्यूशन अगर देना चाहते हो तो x इक्वल टू इसका सेट बनाओ, इसका सेट बनाओ, दोनों के बीच में यूनियन लगाओ, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर? चल हो गया बस, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नोट कर लेना प्रॉपर्ली, सही है? हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, 4 sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 4x इक्वल टू साइन 3x है। तो यहां पे दिख रहा है 4 sin x है ना, 4 sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x इंटू साइन 4x इक्वल टू साइन 3x इक्वल टू साइन 3x। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर ध्यान से सोचना शुरू करें तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई कोई बच्चा यहाँ पे क्या कर देता है, डायरेक्टली ब्रेक कर देता है, 2x 4x सबको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करोगे तो ये हायर डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट होगा और कोई फायदा नहीं होगा। आप करके देख लो, समझ आ रहा है ना? करके देख लो, इसको 2 sin लिख दो, 2 sin cos लिख दो, इसको 2 sin 2x इंटू cos 2x लिखो, फिर ब्रेक करते करते ज्यादा फायदा नहीं होगा आपका। इससे अच्छा आप इसको प्रॉपर्टी लगा करके, फॉर्मूला लगा करके समीशन में कन्वर्ट करने का कोशिश करें। ठीक है, तभी तो इक्वेशन बनेगा जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन अगर समेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो किन दोनों को मर्ज करेंगे? डेफिनेटली इन दोनों को मर्ज करने का प्रयास करेंगे, नहीं
तो ये 5x में ये तो अटपटा सा वैल्यू देगा। 3x कोई देगा क्या? नहीं देगा। 3x तो नहीं देगा ना। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये sin x है ना, ये शायद कैंसिल हो सकता है। मतलब कैंसिल तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो sin x नॉट इक्वल टू 0 ऐसा कुछ बोल के नहीं दिया। sin 3x को ब्रेक कर देते हैं। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यहां से sin x कॉमन ले सकते हो, तो ये आएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। सही है। उसके बाद कुछ सोचेंगे, चलो मिल करके सोचेंगे। पहले थोड़ा बहुत तो छोटा करते चीजों को, थोड़ा बहुत छोटा करते पहले, फिर बाद में सोचेंगे। तो यहाँ पे अपन लोग क्या कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा, कि जब इस चीज को सब्ट्रैक्ट करके इधर लाओगे तो sin x कॉमन आ जाएगा, sin x कॉमन आ जाएगा ना। तो अंदर क्या बचेगा? 4 sin 2x आएगा, इधर sin 4x आएगा, माइनस इधर 3 आएगा और प्लस 4 sin स्क्वायर x आएगा। ऐसे ही आएगा। क्लियर है? तो अभी 4 sin 2x इंटू साइन 4x, इसको अगर मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं तो ये 2 इंटू 2 sin 2x इंटू साइन 4x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। वही तो होता है ना 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला तो वही होता है ना। तो इसको मैं cos a माइनस बी अगर लिखूं तो 2x आएगा, माइनस cos a प्लस बी अगर लिख देता हूं तो 6x आ जाएगा। ठीक है, बट इसको मैं डील कैसे करूंगा? इसको डील करने का तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो कैसे करूं इसको? मुसीबत में गिरा दिया ना। इसको डील कैसे करेंगे? इसको डील करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2x 6x को फिर फायदा क्या होगा? मेरा फायदा तो नहीं बन रहा है ना। तो डेफिनेटली अपन लोग 2 sin स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस cos 2x में लेके चलता हूं, हाँ कुछ कैंसिल आउट होने का चांस लग रहा है क्या? 2 इंटू 2 sin स्क्वायर को 1 माइनस cos 2x लिख देता हूँ। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ बन रहा है। 2 इंटू 2 sin स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। 2 sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस cos 2x। तो शायद थोड़ा कैंसिलेशन का खुशबू मेरे को मिल रहा है। आपको मिल रहा है क्या? अगर नहीं मिल रहा है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्त। प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के दिमाग आपको क्लिक कराने में मदद करेगा, अदरवाइज कोई आपको हेल्प करने नहीं आ रहा है। ये देखो कैंसिल हो रहा है, बात बन गया। या तो sin x का वैल्यू 0 आएगा, एक फैक्टर 0 होगा, अगर इस फैक्टर को 0 कर देते हो तो cos 6x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? माइनस हाफ मिलेगा, cos 6x का वैल्यू। तो दोनों फैक्टर को 0 करके ये आया। तो इसका सॉल्यूशन तो डायरेक्टली n पाई, n बिलोंग्स टू z, और इसको मैं क्या लिखूंगा? cos माइनस हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना इसको आराम से। cos पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज cos 2 पाई बाई 3, इसका वैल्यू तो माइनस हाफ हो जाता है ना। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, दैट इज 2 पाई बाई 3। तो 6x का वैल्यू क्या हो जाएगा? n पाई बाई 3 प्लस माइनस 6 अगर नीचे लेकर के आते हैं तो ये पाई बाई 9 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और यहाँ पे कोई यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू रियल है, डोमेन तो सेटिस्फाई है ही ऑलरेडी, ना स्क्वेयरिंग किया ना फैक्टर कैंसिल किया, है ना। अगर चाहता तो sin x उड़ा देता, बट अगर sin x उड़ा देता तो ये सॉल्यूशन मेरे पास नहीं आता है, लॉस ऑफ रूट हो जाता। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब चीजों पे ध्यान दो। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो दोनों को मार्च करके ही होगा, दैट इज x इक्वल टू n पाई का सेट n बिलोंग्स टू इंटीजर यूनियन n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9 n बिलोंग्स टू z का सेट। ठीक है, तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये सब जो मैनिपुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब आपको देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में ज्यादा क्लिक करेगा। समझ आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि 2 सवाल करोगे पूरा जिंदगी में और आपका सब कुछ एग्जाम में आपको नजर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा अगर होता तो चीजें बहुत आसान होता ना। समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन। देखो इसको आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा। सही है, इसको प्रॉपर्ली आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर के अपन लोग अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c, वो जो टाइप 4 वाला पैटर्न, उसी पैटर्न में आपको दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। समझ आ रहा है क्या? तो चलिए उसमें सोचना शुरू करते हैं। नंबर 7,
√3 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस √3 प्लस 1 इंटू साइन थीटा बराबर 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल है या नहीं, पहले तो वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चेक कैसे चेक करेंगे, a का वैल्यू क्या आ रहा है, √3 माइनस 1 आ रहा है। ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हो। अगर एकदम लंबा करना चाहते हैं ना बोर्ड एग्जाम में तो कर सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे, मेरा मन नहीं है लंबा करने का, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, बस देखते जाओ। तो मार्कर पेन वगैरह सब खत्म हो रखा है, ये बात सही नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। तो √3 आप पहले चेक कर लो ना खुद से, सॉल्वेबल है या नहीं। डेफिनेटली सॉल्वेबल तो होगा ही होगा, लग तो रहा है कि सॉल्वेबल होना ही पड़ेगा। a का वैल्यू मैं कंपेयर करके लिखना चाहता हूँ तो लिख देना, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, वी हैव a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दैट एंड c इक्वल टू 2। नाउ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, तो ये आ रहा है 4 प्लस 4 8 2 √2। ठीक है ना, जो कि c से बड़ा है। c से बड़ा क्लियरली दिख रहा है ना, अगर c से बड़ा है तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल है। ठीक है ना, ये ऐसे शो नहीं करना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हो तो आप शो कर सकते हो। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन इज सॉल्वेबल लिख करके फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो। लेट √3 माइनस 1 इक्वल टू r cos थीटा, समझ आ रहा है ना, √3 माइनस 1 इक्वल टू r cos थीटा। फिर हम यहाँ पे एक और चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे, √3 प्लस 1 इक्वल टू r sin थीटा। पहले सॉल्व करके r और थीटा निकाल करके रख देते, बाद में इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दो, वी हैव 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके वी हैव लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा। तो r स्क्वायर का वैल्यू कहीं ना कहीं आ गया 8 आ गया, है ना। तो r का वैल्यू जो है वो आपको 2 √2 पता चल गया। और अभी अगर आप 3 को 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास जो चीज मिल रहा है वो है tan थीटा, विच इज √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। तो √3 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 बाई 1 प्लस √3, और इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई √3। समझ में आ रहा है ना। तो इसको कहीं ना कहीं अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि 10 पाई बाई 4 प्लस 10 पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, 75 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 5 कितना हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करता है यार, आप कैलकुलेशन करो ना यार, 5 पाई बाई समथिंग के 12 ऐसा ही हो जाएगा 75। ठीक है, तो tan थीटा ये आ गया। तो बेसिकली हमारा जो थीटा हो जाएगा उसको अपन 5 पाई बाई 12 भी कंसीडर कर रहे हैं। आप बोलोगे सर जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं लिखे, यहाँ पे नहीं लिख रहे, एक साथ तो ऐसे ही लिखेंगे ना, n तो उधर ऐसे ही आएगा, तो इधर और ना लिखने से भी काम चलेगा आपका। ठीक है, तो आगे देखते चलो, है ना, इधर ना लिखने से भी होगा। आगे चलते हैं, है ना। तो आगे आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या मिल रहा है आपको, उधर r cos, अरे यार क्या किया मैंने, ये 5 होगा ना, ये 5 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा पूरा पूरा r cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 2। तो cos थीटा माइनस 5 हो जाएगा 2 बाई r, समझ में आ रहा है ना। तो 2 बाई r कितना हो गया, 2 √2 हो गया ना, तो ये 1 बाई √2 हो गया। cos थीटा का वैल्यू 1 बाई √2 देखने से समझ आता है कि ये सॉल्वेबल होगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में है 1 बाई √2। तो यहाँ से इस 1 बाई √2 को अपन क्या डाल देते हैं, cos पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना। तो cos ऑफ समथिंग का वैल्यू cos पाई बाई 4 हो गया, मतलब दैट थिंग थीटा माइनस पाई बाई 4 मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और प्लस पाई, पाई कितना है 5 पाई बाई 12। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले आप लिख देना
कि comparing the equation with a cos theta plus b sin theta equal to c, we have a equal to this, b equal to this, c equal to this. Now under root a square plus b square is this greater than c, therefore the given equation is solvable. फिर ये चीज छाप दो, हो गया काम। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे और इन्वॉल्व कराने का कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो ये सारे कंसेप्ट जो भी बता रहा हूँ, प्रोसेस, टेक्निक, कंसेप्ट, सारी चीज कॉपी में, दिमाग में दोनों जगह पे अच्छे से नोट करके रखो, तभी जाकर के चीजें जो है वो समझ आएगा और बात बनेगा। क्लियर? चलो आगे चलते, आगे चलते दोस्त, और देखते एक एक चीज, आगे बढ़ते। नहीं देखो अगला क्वेश्चन 8, sec थीटा प्लस, सॉरी क्या, हाँ sec थीटा इंटू कॉस 5 थीटा प्लस 1 का वैल्यू 0 है। थीटा का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है भाई, ध्यान से। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, cos 5 थीटा प्लस cos थीटा, इसको 1 बाई cos थीटा लिख करके एलसीएम ले लो। ठीक है, बस ऐसे कर दो, तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे कभी ना कभी cos थीटा डिनोमिनेटर में आया था, दैट इज cos थीटा शुड बी नॉन जीरो। और sec का डोमेन भी क्या होता है, जो cos नॉन जीरो होता है वही तो sec का डोमेन होता है ना, दैट इज थीटा should not be equal to odd multiple of pi by 2। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी एंड डी लगा देते, 2 cos c plus d by 2 3 थीटा cos c minus d by 2 कितना आ जाएगा 2 थीटा। तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू 0 और एक सॉल्यूशन आ जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 0। खत्म बात। तो 3 थीटा को क्या लिख देंगे, 0 कहां पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे अगर आप 2 थीटा का बात करो तो यहाँ पे भी ये 2n plus 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस n plus 1 पाई बाई 4। ठीक है, और यहाँ से थीटा का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस n plus 1 पाई अपॉन 6। ठीक है, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी जो फाइनल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, देयरफॉर लिख देना, ये सब लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस n plus 1 पाई बाई 6 का सेट, ठीक है, यूनियन ट्वाइस n plus 1 पाई बाई 4 का सेट वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sec थीटा इनटू cos 5 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। है ना? अगर इंग्लिश आता है और उतारना है कॉपी में तो कितना भी उतार सकते हैं। ठीक है ना? क्या दिक्कत है? तो मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे आता नहीं है, इसीलिए आपके ऊपर छोड़ दिया, तो आप लिखो। ठीक है, आगे चलते हैं। sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा बराबर 2 कैसे निपटाएंगे सवाल को? दिमाग में क्या आ रहा है, sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा बराबर 2, क्या करेंगे? सोच लो, सोच लो भाई, आखिरी वक्त दे रहा हूं। cos 2 थीटा ऑब्वियसली cos में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि sec में आपके पास कोई ऐसा कोई टूल है नहीं। ठीक है ना? तो cos में जैसे कन्वर्ट किया, ध्यान रखना कि भाई 2 थीटा भी 2n plus 1 पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड 4 थीटा भी 2n plus 1 पाई बाई 4 के इक्वल नहीं होना, सॉरी पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट इज थीटा जो है वो ना 2n plus 1 पाई बाई 4 के इक्वल होगा, ना 2n plus 1 पाई बाई 8 के इक्वल होगा। पाई बाई 4 के भी इक्वल नहीं हो सकता है, और थीटा जो है वो 2n plus 1 पाई बाई 8 के भी इक्वल नहीं हो सकता है, जहां पे n बिलोंग्स टू z है। क्या दोनों में कोई कॉमन चीज है क्या? दोनों में कोई कॉमन है क्या? n का वैल्यू पुट करके जरा चेक करना जरा। शायद मेरे को लगता है कि ये सॉल्यूशन इसके अंदर घुसा हुआ है, आपको लग रहा है क्या? पता नहीं है, देख लेते हैं, एक बार सोच लेते हैं। n का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो पाई बाई 8 आएगा, इधर 0 डालेंगे तो पाई बाई 4, इधर 1 डालेंगे तो 3 पाई बाई 8, इधर 1 डालेंगे तो 3 पाई बाई 4। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2 डालेंगे तो 5 पाई बाई 4, 5 पाई 8, नहीं ऐसा नहीं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 पाई बाई 8 कोई कॉमन नहीं है, दोनों ही लेना होगा। यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊं तो ये एलसीएम लेने के बाद सिचुएशन कुछ इस तरीके से बदल रहा है, देख पा रहे हो आप? ठीक है, अभी यहाँ पे 2 cos a cos b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंपल सा चीज क्लियरली दिख रहा है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और यहाँ से cos 2 थीटा cos 4 थीटा। अभी इन दोनों को उड़ा देते। अभी ये फैक्टर नहीं है, ये प्लस माइनस में है, थोड़ा ध्यान से, भावनाओं में जूझना मत। ठीक है,
ये आ गया। अभी cos c प्लस cos d करके एंड सो ऑन ब्ला 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 सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान दे देना। ठीक है ना, कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 5 थीटा आएगा और दूसरा वाला आ जाएगा थीटा। ठीक है, तो cos थीटा जहां पे 0 हो रहा है और cos 5 थीटा 0 हो रहा है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा और cos 5 थीटा 0 जहां पे हो रहा है उस जगह पे cos 2 थीटा और cos 4 थीटा तो 0 नहीं हो सकता है ना, तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आराम से सॉल्यूशन निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन लो, वही हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है ना? आप सेट देकर के ना लिख करके थीटा इक्वल टू दिस और दिस देकर के लिख सकते हो, ओ आर व्हाट देकर के। सेट फॉर्मेट में अगर पसंद नहीं है तो मत लिखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो a को b के टर्म्स में एक्सप्रेस करने बोला है। अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो साइन a इक्वल टू साइन b, यहां से पहले a और b के बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? साइन a माइनस साइन b इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो 2 साइन a माइनस b बाई 2 इंटू कॉस a प्लस b बाई 2 इक्वल टू 0, यही आएगा। और उधर वाले से क्या आ रहा है? कॉस a इक्वल टू कॉस b आ रहा है ना, तो यहां से आ रहा है 2 कॉस, सॉरी ये तो कॉस c माइनस कॉस d, 2 साइन a माइनस b बाई 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2, आई थिंक ऐसे कुछ हो जाएगा। नहीं, ये a माइनस b तो बाहर तो एक माइनस आएगा। ठीक है, यहां से साइन a माइनस b बाई 2 और दूसरा आ रहा है साइन a प्लस b बाई 2। ठीक है, तो दोनों जगह से साइन a माइनस b बाई 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो दोनों का जो ऑब्वियस मैं कॉमन रिजल्ट लूंगा वो क्या हो जाएगा? यहां से जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? a माइनस b बाई 2 का वैल्यू n पाई हो जाएगा, दैट इज a का वैल्यू 2n पाई प्लस b हो जाएगा। और एक और हो जाएगा आपका cos थीटा 0, दैट इज a प्लस b बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है ना, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस b हो जाएगा। सही है, क्लियर है? चलो, और यहाँ पे जो एक सॉल्यूशन तो सिंपल सेम ही आएगा 2n पाई प्लस b, और दूसरा सॉल्यूशन जो आएगा वो जाएगा a प्लस b का वैल्यू 2n पाई, दैट इज a का वैल्यू 2n पाई माइनस b। तो ये हो गया आपका एक सिस्टम, है ना, और ये हो गया आपका एक और सिस्टम। ये दोनों मिलकर के एक और सिस्टम हो गया। तो दो अलग अलग सिस्टम का अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहता हूं तो दोनों का क्या आएगा? सॉल्यूशन जो होगा वो दोनों का इंटरसेक्शन होगा। दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ से क्या दिख रहा है? a इक्वल टू 2n पाई प्लस b, यही तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, बाकी तो दोनों अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों एक ही सिस्टम है तो दोनों का ऑब्वियसली इंटरसेक्शन होगा, तो इंटरसेक्शन यही दिख रहा है a इक्वल टू 2n पाई प्लस b, तो a इन टर्म्स ऑफ b वही हो जाएगा आपका 2n पाई प्लस b। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। आगे चलिए जरा ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू कोसाइन x प्लस कोसाइन 2x प्लस कोसाइन 3x, और जहां पे x का वैल्यू हो जाएगा 0 से 2 पर। तो दो साइन का समेशन आप डायरेक्टली सी एन डी लगाओगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन 3x प्लस x बाई 2, दैट इज 2x इंटू कॉस x प्लस साइन 2x रह गया। ठीक है, और यहाँ पे भी cos c प्लस cos d हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस cos 2x रह गया। ठीक है, तो यहाँ से साइन 2x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा 2 cos x प्लस 1। यहाँ से भी अगर मैं cos 2 x को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा 2 cos x प्लस 1। सही है, तो इसको इधर लेकर के आ जाओ, कैंसिल मत करना फैक्टर को। ठीक है, इधर लेकर के आ जाओ तो 2 cos x प्लस 1 कॉमन चला जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा sin 2x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अभी या तो 2 cos x प्लस 1 का वैल्यू 0 होगा या तो sin 2x का वैल्यू cos 2x के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से cos 2x का वैल्यू माइनस हाफ मिल रहा है और यहाँ से tan 2x का वैल्यू 1 मिल जाएगा। डिवाइड करेंगे ना cos 2x से तो ये tan 2x आएगा। डोमेन वगैरह स्क्वायरिंग कैंसिलेशन कहीं पे नहीं हुआ और डोमेन भी रियल नंबर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan 2x अगर 1 है तो 2x का वैल्यू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, है ना, तो x का वैल्यू हो जाएगा n पाई बाई 2
प्लस पाई बाई 8। और cos x अगर 1 है माइनस हाफ है तो इसको लिख सकते हैं cos समथिंग पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज 5 पाई बाई 6, सॉरी पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से x हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू दैट। अभी अगर जनरल सॉल्यूशन बोलता तो दोनों का यूनियन लेकर के आंसर छोड़ देते या फिर कॉमा देकर के और देकर के लिख देते, बट एज यहाँ पे आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने बोला है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो आपको 0 से 2 पाई के बीच में ही आंसर देना पड़ेगा। और वो आप कैसे निकाल सकते हो, n का वैल्यू पुट करते जाओ एंड सॉल्यूशन आप निकालते जाओ। देखो क्या आ रहा है, n का वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो 2 पाई बाई 3 और माइनस 2 पाई बाई 3 आ रहा है। अभी इन दोनों में से 2 पाई बाई 3 जो है वो इस इंटरवल में गिर रहा है, मतलब 2 पाई बाई 3 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। n का वैल्यू अगर मैं माइनस में चला जाता हूं तब तो सारे के सारे माइनस आ जाएगा, और माइनस इस इंटरवल में हो ही नहीं सकता है, तो नेगेटिव में जाने का तो सोचो ही मत। 0 के बाद अब 1 पे जाओ, 1 पे जाओगे तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 तो ऑब्वियसली 2 पाई को एक्सीड कर जाएगा, तो 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 वो एक चॉइस हो जाएगा, और उसका कहीं ना कहीं 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 दैट इज 4 पाई बाई 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर अगर मैं n का वैल्यू 2 ले लेता हूं तो 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 वो तो 2 पाई से काफी बड़ा होगा, और 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 जो है वो भी आपका लगभग मान लो डेफिनेटली 2 पाई से बड़ा होगा। तो n इक्वल टू 2 ऑनवर्ड्स जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इस इंटरवल को एक्सीड करेगा, मतलब और सोचने का जरूरत नहीं। ठीक है, इस इंटरवल में इस इक्वेशन का इस सॉल्यूशन से जो भी मिलता वो हमें मिल चुका है, समझ में आ रहा है ना। अभी इसके पास चलते हैं, n का वैल्यू 0 रखो तो पाई बाई 8 मिल रहा है, n का वैल्यू 1 रखते हैं तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 मिल रहा है, दैट इज 5 पाई बाई 8। ठीक है, n का वैल्यू 2 रखते हैं तो पाई प्लस पाई बाई 8 मिल रहा है, दैट इज पाई प्लस पाई बाई 8 हो जाएगा 9 पाई बाई 8। n का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 1 13 पाई अपॉन 8, बिल्कुल 13 पाई अपॉन 8, अगेन 2 पाई से छोटा है ना। तो n का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो ये 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, n का वैल्यू अगर 4 रखूंगा तो ये 2 पाई से डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहां तक हो सकता है, और नेगेटिव में तो मैं जाना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि नेगेटिव में अगर जाऊंगा तो -1 रखते ही आंसर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये इससे बड़ा हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड में बड़ा है ना, तो इसीलिए माइनस में आ जाएगा, और माइनस तो इंक्लूड नहीं हो सकता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जितना भी आएगा वो क्या है आपका, ये 6 हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका अगर मैं डायरेक्टली 0 से 2 पाई इंटरवल ना दे करके डायरेक्टली पूछता हूं कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिस, तो भी आप ये 6 आंसर ही निकाल के आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, आप n इक्वल टू 0 पुट करके n इक्वल टू 1 पुट करके निकाल के वैल्यू वगैरह मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, आप अच्छे से कैलकुलेशन शो करके आंसर निकाल के फाइनली कंप्यूट करेंगे। Therefore, the solution of the given trigonometric equation in the interval 0 से 2 pi r x equal to this. Clear है? समझ आ रहा है ना। तो इसी अंदाज से लिखना है और पूरा नंबर जोड़ी में लेकर के आना है। ठीक है, क्लियर? चल आगे देखते हैं। 1 minus tan theta into 1 plus sin 2 theta. 1 plus sin 2 theta इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस साइन 2 थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो एज पूरा इक्वेशन 10 में है तो 2 साइन को भी किस में लेके जाएंगे, साइन 2 थीटा को भी ऑब्वियसली 10 पे ही लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। इसको नीचे लेकर के आ गया, तो इधर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, दैट इज 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और इधर आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कैंसिल मत करो फैक्टर को, इधर लेकर के आ जाओ और कॉमन ले लो। तो अंदर मिलेगा क्या, अंदर मिलेगा दिस इंटू 1 प्लस tan थीटा, तो वो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इधर से आएगा -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, इक्वल टू 0। तो यहाँ से tan थीटा कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो बस -2 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ रहा है
-2 tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है, जहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन आएगा tan थीटा इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा tan थीटा इक्वल टू -1। दोनों का जनरल सॉल्यूशन लिख करके यूनियन दे करके आंसर दे दो। समझ आ रहा है? अभी चेक कर लो, फैक्टर कहीं पे कैंसिल नहीं किया, डिनोमिनेटर में सारे जगह पे नहीं, फैक्टर कहीं पे कैंसिल नहीं किया, स्क्वायरिंग भी नहीं किया। अभी देखना है डिनोमिनेटर दैट इज डोमेन वगैरह। तो डोमेन tan थीटा अगर डिनोमिनेटर में कहां पे आया है, ये और ये, यहाँ पे जो tan थीटा कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे tan थीटा 1 हो जाए तो दिक्कत है, क्या tan थीटा 1 हुआ नहीं, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। और यहाँ पे तो डोमेन आर ही है, साइन का तो आर ही है, बस tan का डोमेन क्या है कि tan ऑड मल्टीपुल पाई बाई 2 को नहीं लेता है। तो tan ऑड मल्टीपुल पाई बाई 2 को नहीं लेता है, तो यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं जो ऑड मल्टीपुल पाई बाई 2 देगा। मिलेगा क्या? इम्पॉसिबल है, नहीं मिलेगा। यहाँ से तो डायरेक्टली मिलेगा tan थीटा का वैल्यू n पाई, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा -1 tan थीटा -1, दैट इज आपका ये हो जाएगा, थीटा को मैं बोल सकता हूँ n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, tan ऑफ -π/4 लिख सकता हूँ ना, -1 को, तो इसको -π/4 लिख दो, या तो पाई -π/4 दैट इज 3π/4 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 3π/4 भी लिख सकते हो, -π/4 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आपका चॉइस है, ठीक है। तो ये आ गया n पाई -π/4 n बिलोंग्स टू z, और ये आ गया n पाई। फिर दोनों का यूनियन लेकर के फाइनल आंसर कंप्यूट कर दो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? पक्का? बस वही चीज डेवलप करना है, उसी थॉट को सीखना है, वो अगर डेवलप हो गया और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और की रोल जो है वो है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना होगा उतना ही डेवलप होगा, ठीक है। और ऐसा डेवलप करके दिखाऊंगा अगर मेरा बात सुनेगा, ठीक है ना, एक एक मास्टर को हिला के रखेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बच्चे को तो ऐसे ही हिलाएगा, समझ में आ रहा है? क्लियर है? बस पढ़ते जा ध्यान से, समझ में आ रहा है क्या? बट सिर्फ 2 साल के लिए, है ना, ऐसा नहीं कि जिंदगी के लिए कंपटीटर बन जाए, ठीक है ना। जितना कंपटीशन उतना दुश्मन। आप आज किसी को हरा रहे हो तो कल जाकर के वो कोशिश करेगा ही करेगा किसी ना किसी तरीके से आपको हराने का, ठीक है। तो कंपटीशन को ऐसे जैसे मतलब आपके अंदर वो बूस्ट करने के लिए आपको हम ये गलत टर्म यूज कर देते हैं कि नहीं किसी को हराना है, कंपटीशन में फर्स्ट आना है, ये करना है, वो करना है। वो एक होता है, एक ऊर्जा बच्चे के अंदर लाने के लिए करते हैं। बट जिंदगी में अगर इसी चीज को अपन अपना लिए ना तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, ये हार्ड ट्रुथ है। समझ में आ रहा है ना? तो कंपटीशन को ये मत सोचो कि किसी को हराना है बोल के कर रहे हो, या फिर फर्स्ट रैंक लाना है, फर्स्ट रैंक ला करके बाकी सबको पीछे छोड़ के देखा होगा मैंने फर्स्ट रैंक ला लिया, तुम सबको हराए। अरे भाई तुमने आज इनको हरा दिए, कल जाकर के अगर वाकई हरा दिए उस तरीके से दिखा रहे हो ना उनको, तो कल जाकर के वो किसी ना किसी तरीका आपको ढूंढेगा जो आपको हराए, आपको जिंदगी में बीट करे। तो आप फालतू में अपना दुश्मन पैदा कर रहे हो ना। या फिर ऐसे भी आप सोच सकते हो कि क्या क्या जरूरत है, ये एटीट्यूड तो हमारा होना ही नहीं चाहिए कि किसी को हरा रहा है। भाई कंपटीशन हम खुद को टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं कंपटीशन में, ठीक है ना। हमें एक सीट चाहिए इसीलिए हम जा रहे हैं कंपटीशन में। हमें अपना कैपेबिलिटी से मैक्सिमम एफर्ट ला करके ये लाना। यहाँ पे बैठना ये AIR चाहिए बोल के जो ये मेहनत कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम सीखने के लिए कर रहे हैं, हमें सीखना मन है, इस एटीट्यूड के साथ जाओ तो ना टेंशन होगा ना कभी कोई दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है ना? अपने स्ट्रेटेजी को इस तरीके से बनाओ। जब भी मैं गलत वर्ड यूज कर देता हूँ बट उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आपको बूस्ट अप करने के लिए मेरे को करना पड़ता है। बट खैर मैं फिर भी जब भी मौका मिलता है या फिर दिमाग में क्लिक होता है मैं बता देता हूँ यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो गलत बात है। कंपटीशन इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है ना। एक दूसरे का कंपटीटर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। अगर आप बेटा कभी भी किसी को आपको मैंने करा दिया इतना कुछ तो आपको आता है, जिसको नहीं कराया उसको नहीं आता है, वो है ना। तो वो अगर आपसे कभी कोई सवाल मांग रहा है या फिर कोई नोट्स मांग रहा है उसको नहीं दे रहे हो, गलत बात है, ठीक है ना। मतलब क्या आप अपने कंपटीटर से डरते हो, है ना। आप कायर इंसान हो, आप डरते हो। प्लेटफॉर्म तो बराबर करो। समझ में आ रहा है ना? जो आपको पता है उसको भी तो वो अपॉर्चुनिटी दो सीखने का। शायद वो सीख नहीं पा रहा है किसी कारण से, बट सीखने का अगर मन है उसके पास तो सीखने का अपॉर्चुनिटी दो ना उसको। कोई आपको पूछ रहा है कोई डाउट अगर आप नहीं बता, मैं बच्चों के अंदर देखता हूँ ना, दोस्त अगर मतलब अगर मैंने उनको कोई चीज सिखा दिया, कोई बंदा अगर क्लास में नहीं आया तो तुरंत वो कैसे कोशिश करता है कि उसका कंपटीटर को ना बताए वो चीज, ठीक है ना। बट वो मेरे को देखने से बड़ा गुस्सा आता है, अरे भाई बताना उसको, कंपटीशन से भाग क्यों रहा है, डर क्यों रहा है अपने कंपटीटर से। हाथ मिला उसको, दोस्त बना करके साथों साथ तैयारी कर, फिर जाकर के देख कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अगर तेरे को इतना कुछ पता चल गया, उसको इतना कुछ पता चल गया, तेरे को ये चैप्टर पता है उसको ये चैप्टर पता ही नहीं है, तूने इस चैप्टर का क्वेश्चन करके उससे जीत गया, ऐसे जीतने का क्या फायदा।
शायद अगर उसको ये चैप्टर पता हो जाता तो देर से आगे अगला क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेता। समझ में आ रहा है ना? तो लेवल बराबर होना चाहिए, है ना, बराबरी दो सबको, ठीक है ना, इक्वालिटी दो सबको। इक्वालिटी देने के बाद जाकर के कंपीट करो, है ना, एक इंसान की तरह कंपीट करो, जानवर बन के कंपीट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे कंपटीशन पे ऊपर मैं थूकता हूँ, समझ आ रहा है ना, और ऐसे कंपटीशन नहीं है आईआईटी, समझ आ रहा है ना। आईआईटी में किसी को हराने के लिए आप जाओगे और हरा दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा अगर बन जाओगे जिंदगी में तो क्या करोगे इतना बड़ा इंजीनियर बन के, है ना, उधर जाके भी करप्शन ही करोगे या फिर किसी को बीट करोगे हमेशा, है ना, लोगों को तकलीफ दोगे। तो ऐसा इंजीनियर मेरे हाथ से पैदा हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगा, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। पहले इंसान बनो, अच्छा इंसान, बाद में जाकर के बाकी सारी चीजें आप साइड में रखो, ठीक है। तो कंपटीशन लर्निंग का एक पार्ट है, समझ आ रहा है ना। कंपटीशन ये नहीं है कि किसी को हराना है, किसी को दबाना है ना, किसी को इंसल्ट करना है ना। हमें जितना पता है हम उसको नहीं देंगे, छुपा करके रखेंगे और छुप छुप के पढ़ेंगे और उससे आगे निकल जाएगा। अबे कब तक निकलेगा छुप छुप के? इंटरनेट का दुनिया कभी ना कभी उसको पता ही चल जाएगा, कोई ना कोई उसको बता ही देगा, तो वो ऐसे ही आगे चल जाएगा, है ना। फ्रेंडली रहना, फ्रेंडली बिहेवियर, समझ में आ रहा है ना भाई। मेरे को पता है, देख मैं तेरे को सिखा देता हूँ, ये देख ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अभी तू पढ़, अभी जो कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को बता देना। तो प्लेटफॉर्म बराबर हुआ ना, अभी मन में तो शांति रहेगा। अभी अगर आप उसको बीट करोगे तो आप असली बंदा हो, असली चैलेंज आपके अंदर है ना, वो ऊर्जा आपके अंदर है जिंदगी में आगे जाने का, ठीक है। बट ऐसे कायरे की तरह कंपटीशन मत कर, इसका कोई फायदा नहीं है जिंदगी में, है ना। और जिंदगी में तो करना ही नहीं है, अभी भले ही कर लो बट जिंदगी में तो करना ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना, है ना। उसको एक लर्निंग की तरह लो। अरे भाई देखते ना, देखते फर्स्ट आने का कोशिश करते हैं। अगर कोशिश करते हैं तो मुझे कितना अच्छा फील होगा, मुझे कितना अच्छा फील होगा कि मैं इतना कुछ पढ़ के मैं इसको अप्लाई कर पाया, मेरे को कुछ कितना सीखने को मिला, है ना, कितना कुछ हमें नया चीज सीखने को मिला, नया एक्सपीरियंस हुआ, है ना, मुझे ये आया। बट बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हर बच्चे नहीं करते, बच्चे जो गलत करते हैं वो मैं बता देता हूँ, जो पेरेंट्स भी करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए मेरे को पसंद नहीं होता ये सब चीज, मैं मुंह पे बोलूंगा आपका, ठीक है। आप अगर करोगे कभी मेरे को बड़ा दर्द होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं अरे मैं AIR1 अगर हो जाऊंगा तो मैं दिखा पाऊंगा, न्यूज में मेरा फोटो छपेगा, ये होगा। अरे भाई ये सब साइड का चीज है, ये सब हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। ये सब आज अगर फोटो नहीं छपा तो कल दुनिया को जाकर के पता चल ही जाएगा तेरे में कितना दम है। आज फोटो छपने के बाद कल जाकर के तू खुश हो गया, कोई फायदा थोड़ी ना है, नहीं है ना। तो सिंपल सा लॉजिक लगा करके उसको एक लर्निंग की तरह लेना है, उससे चीजों को सीखना है, पॉजिटिविटी निकाल करके लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी को दबाने के लिए ये सब कर रहा है, ये गंदा एटीट्यूड है। मैं अगर कभी भी बोल भी देता हूँ तो क्लास में तो बच्चे मेरे को याद दिलाते हैं, जो मेरे से बहुत दिन से जुड़े हुए उनको याद हो जाते हैं। बट फिर भी अगर बोल देता हूँ कभी कभी, सॉरी, बस आपको बूस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये गलत एटीट्यूड मेरे अंदर ना है, कभी मेरे खुद की जिंदगी में तो नहीं था, बट मैं अगर आपको बोल रहा हूँ तो आपको बूस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, और कोई मेरा दूसरा इरादा नहीं है, ठीक है ना, ताकि आप और इंटरेस्ट लेकर के इसको करो, ठीक है। बट प्रैक्टिकली जिंदगी में ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आगे बढ़ते, x² - 6 cos square। इस नलायक को अपन क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये तो sin 2x बनने के लिए तैयार है, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, sin 2x के साथ साथ सर अगर cos 2x कहीं ना कहीं से बना देते, बस मैं मान जाता आपको, तो लो बना ही दूंगा, ठीक है। आप मानो ना मानो मैं बना ही दूंगा। इसको 1 - cos square लिख देते तो ये 1 - 7 cos square x हो जाएगा। तो ये 5 sin x cos x = 0 हो गया ना। तो 1 - 7 cos square x को क्या लिख सकते हैं, cos square x को लिख सकते हैं 1 + cos twice x divided by 2, और 5/2 2 sin x cos x को लिख सकते हैं sin twice x = 0। अभी ध्यान से देखो, ये हो जाएगा एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2 - 7 - 7 cos 2x, ठीक है, -5 sin 2x, है ना, = 0। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से मिला कि 7 cos 2x + 5 sin 2x, है ना, = -5, ठीक है। तो ये बन गया ना आपका a cos θ + b sin θ = c वाला इक्वेशन। अभी आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो, है ना, अभी डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो। सॉल्वेबल है या नहीं मैं चेक कर लेता हूं। √a² + b² क्या आएगा, 49 + 25, दैट इज √74, ठीक है ना। तो mod ऑफ -5 तो √74 से तो छोटा है ही है, समझ में आ रहा है, मतलब इक्वेशन सॉल्वेबल है। इसको r cos θ, इसको r sin θ मान करके एंड सो ऑन सॉल्व करते जाओ, आराम से आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो वो टेक्निक अपनाना है और प्रॉपर्ली चीजों को सॉल्व करना है ना। एक सही डायरेक्शन पे सोचना है, जो डायरेक्शन मैं आपको डेवलप करके दे रहा हूं, और उसी चीज को आगे कंटिन्यू करना है और अलग अलग क्वेश्चन में अप्लाई करके खुद को टेस्ट करते जाना है, ठीक है। वही काम है, उसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का भी डेफिनेशन होता है,
यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, एक साइन थीटा बराबर साइन फाई के फॉर्मेट में दिया है और दूसरा यहाँ पे। तो पहले थीटा निकालेंगे फिर फाई निकाल देंगे, हो जाएगा ना, साइन थीटा आ जाएगा तो फाई आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन फाई को यहाँ पे यूज कर देते, बट यहाँ पे यूज करने के लिए ये तो कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसको मुझे पहले साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, 2 साइन स्क्वायर फाई, तो ये 6 साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई, दैट इज माइनस 4 साइन स्क्वायर फाई, है ना, इक्वल टू 2। तो 4 साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू मिल जाएगा 1/4। तो यहाँ से फाई तो अपना आप ही आप निकाल लोगे, है ना। और थीटा में कैसे निकालूंगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा √2 इंटू प्लस माइनस हाफ हो जाएगा, दैट इज ये प्लस माइनस 1/√2 हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ गया और साइन फाई इक्वल टू प्लस माइनस हाफ आ गया। तो बस इन दोनों इक्वेशन से थीटा का सॉल्यूशन निकाल दो। यहाँ से 2 थीटा का सॉल्यूशन आएगा, यूनियन देकर के थीटा का सॉल्यूशन बनाओगे, और यहाँ पे फाई का 2 सॉल्यूशन आएगा, 2 जनरल टर्म आएगा, यूनियन देकर के फाई का जनरल टर्म बना करके रख दोगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा आराम से आपका सॉल्यूशन, है ना। एक तो आ जाएगा साइन पाई/4 डायरेक्टली, और एक को आप साइन ऑफ माइनस पाई/4 लिख सकते हो, जो कि माइनस 1/√2 होगा, या फिर आप साइन ऑफ पाई प्लस पाई/4 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो। यहाँ पे एक हो जाएगा साइन 30 डिग्री, दैट इज पाई/6, और दूसरा साइन ऑफ माइनस पाई/6 भी लिख सकते हो, या फिर पाई प्लस पाई/6 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, है ना। तो फिर दोनों का जनरल सॉल्यूशन लिख के यूनियन लेकर के आंसर दे दो। एक हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई/4, और दूसरा हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस पाई/4, या फिर 3 पाई/4, आप कुछ भी लिखो, सॉरी 5 पाई/4। ठीक है, एंड दोनों का यूनियन लेकर के आप फाइनल आंसर कंक्लूड कर दो। क्लियर है। लास्ट सवाल देख लेते चलो, साइन 3 थीटा और कॉस 2 थीटा। तो क्या मन कर रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देते ना, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 2 थीटा को अगर साइन थीटा में कन्वर्ट करूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो इसको अगर उधर लेकर के चलते सबको, तो 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां से सॉल्व कैसे करें चीजों को, यहाँ पे अगर 4 लिखता हूं तो -2 लगाना पड़ेगा, -2 तो -2 साइन थीटा हो जाएगा। हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक से तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं इसको। ठीक है, अभी -2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे तो फैक्टर साइन थीटा प्लस 1 बनेगा, तो यहाँ पे -2 साइन थीटा चाहिए, है ना। -3 से -2 ले लिया और माइनस साइन थीटा को रख दिया, ये देखो बन गया, सारे जगह पे साइन थीटा प्लस 1 का फैक्टर बन रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस 1 का फैक्टर अगर कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके साइन थीटा निकालो, और यहाँ से साइन थीटा -1 आ रहा है, तो 3 सॉल्यूशन आएगा। एक हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू -1, दूसरा यहाँ से क्लियरली दिख रहा है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4 AC, दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 8। ये आ जाएगा आपका 2 प्लस माइनस 2√5/8, दैट इज 1 प्लस माइनस √5/4। ये तो कुछ नॉन वैल्यू लग रहा है, 18 डिग्री के आसपास कुछ होता है ना, √5 माइनस 1/4 √5 प्लस 1/4, वही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये 18 और 72 आराम से लिया जाएगा। ठीक है ना। आप ऐसे 18 को रेडियन में कन्वर्ट करके लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन अल्फा, है ना, फिर थीटा को आप लिख दोगे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस √5/4, फिर बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस √5/4, एक और सॉल्यूशन आएगा। और यहाँ से तो एक और सॉल्यूशन डायरेक्टली दिख रहा है, थीटा इक्वल टू 4n-1 π/2। ठीक है ना, ये तो डायरेक्टली सॉल्यूशन दिख रहा है ना। तो 3 सॉल्यूशन आएगा, फाइनली आपके पास तीनों का यूनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4n-1 π/2, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा हो जाएगा आपके पास क्लियरली दिख रहा है, उसको अगर मैं साइन अल्फा लिख देता हूं तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, n बिलोंग्स टू z, वेयर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, साइन इनवर्स ऑफ, क्योंकि साइन थीटा, इसको मैंने साइन अल्फा लिखा, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस √5/4, और इसके साथ यूनियन देकर के एक और आएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू बीटा, n बिलोंग्स टू z, वेयर बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस √5/4। और अगर आप 18 डिग्री 72 डिग्री ये सबको कन्वर्ट करके लिखना चाहते हो रेडियन में, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है ना। तो मैंने बता दिया बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो आज टाइम हो गया, आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम और सारे एक्सरसाइज 3 से, अभी आप ये एक्सरसाइज इस लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 कंप्लीट कर लो, ठीक है, आराम से हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन है वो बन जाएगा। और बट आपको मैं जो भी बोल रहा हूँ आप मेरी तरह मत करना, मैं लास्ट में आधा आधा करके छोड़ दिया, मेरे तरह मत करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन निकाल करके अच्छे से कॉपी में रखो। एक बार कर रहे हो अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद बस सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे। जो भी अच्छा क्वेश्चन मिलता है उसको स्टार करके जरूर रखना, मत भूलना, ठीक है, क्योंकि उसको स्टार करके रखोगे तभी जाकर के वो बढ़िया से सॉल्व होगा। मतलब बाद में रिवीजन के टाइम आपको हेल्प करेगा, नहीं तो रिवीजन के टाइम इतना बड़ा ट्रिको का शेड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो जो अच्छा क्वेश्चन होगा उनको मार्क करके रखना, उन्हीं को प्रैक्टिस करोगे, वही आपको पूरा रिवीजन करा देगा, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग, और 2 लेक्चर आएगा इस पार्ट 3 का, है ना, 3 लेक्चर होगा, खत्म हो जाएगा। और 2 लेक्चर तो कल बना लूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका। फिर अब जो भी, जब भी देने का डेट होगा आपका, खत्म होगा शीट होमवर्क करना, तो उस वक्त आपको दे देंगे। बट अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट 3 है उसमें से जो भी बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है ट्रिग्नोमेट्री में, पार्ट 3 में सॉल्यूशन में, तो वो सारी चीज उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त कर दे दोस्त, अलविदा।